Assalamualaikum everyone. मेरा नाम हमजा काजी है एंड आई एम हेयर रिप्रेजेंटिंग क्रिएटिव वाइब्स डिजिटल। क्रिएटिव वाइब्स डिजिटल जो है वो बेसिकली एक डिजिटल क्रिएटिव एजेंसी है जो कि डिजिटल सर्विसेज ऑफर करती है। उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। एंड उनमें से आज जो है वो हम आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज़ सबको आ रही है होपफुली? राइट। तो मैं ट्राई करूँगा, मेरा ज़रा गला ख़राब है बट आई ट्राई कि मैं थोड़ा सा क्लियर बोल सकूँ। एंड अगर कहीं पे किसी को समझ नहीं आती है सेशन के दौरान तो आप मुझे रोक सकते हैं। आप हाथ रेज़ कीजिए और आप मुझसे कह सकते हैं कि रिपीट कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम एंड एंड के ऊपर सेशन के जो है वो कैटर करेंगे। सो बेसिकली एज आई सेड, हम बेसिकली जो है वो डिजिटल सर्विसेज ऑफर करते हैं एंड आई पर्सनली हैव बीन डूइंग इट फॉर अबाउट 15-16 ईयर्स। मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड दूँ तो आई स्टार्टेड कोडिंग व्हेन आई वाज 11। तो मैंने अपनी पहली वेबसाइट जो है वो 11 ईयर्स की एज में बनाई एंड बाय 15 ईयर्स ऑफ एज मैं इंडिपेंडेंट हो गया और मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी। फ्रीलांसिंग उस टाइम के अभी तो बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है पर उस टाइम के ऊपर नहीं था। वी डिड नॉट नो कि हम फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। बट एनी हाउ बाई 18 आई फाउंड 3 कंपनीज, 2 ऑफ विच आर स्टिल इन बिजनेस और उनमें से ये एक है। जो सेकंड कंपनी है वो बेसिकली एक मीडिया की कंपनी है, कॉम्स की कंपनी है। वी मेक शॉर्ट फिल्म्स एंड डिफरेंट किस्म के जो मीडिया इवेंट्स हैं वो सब कुछ कैटर करते हैं। बट दिस इज़ द डिजिटल मीडिया एजेंसी। हमारा जो मेन स्लोगन है दैट इज बिल्डिंग द फ्यूचर वन ब्रांड एट अ टाइम। व्हाई? डिजिटल जो एज है वो आप सब ने देखी है, हम सब जो आई थिंक पॉसिबली जिस एज ग्रुप में है तो हमने जो है वो एक डिजिटल एज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी है और ये सिर्फ ऊपर ऊपर जा रही है, ये रुकेगी नहीं। ठीक है, इसके अंदर नई एडवांसमेंट्स होंगी, नई चीज़ें आएंगी बट ये रुकेगी नहीं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीबडी टू यूज़ इट। आप ऐसे स्किल सीखें जिनसे आप जो है वो डिजिटल एज में आप अपने आप को इस रेस में शामिल कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम अपनी थोड़ी सी बात करें कि व्हाट वी हैव डन सो फार इतने सालों में, तो मैंने कुछ प्रोमिनेंट नेम्स जो हैं वो मतलब इधर लिटरली फेंक दिए हैं। उनमें पाकिस्तान आर्मी भी है, और ये लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो पाकिस्तान आर्मी भी है, फ्रंटियर कोर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ हम अभी काम कर रहे हैं इस वक्त। दुबई कॉन्सुलेट के साथ मुनीबा मज़ारी, आई थिंक आप सब ने सुना होगा, उनकी जो आर्ट की लॉन्च है हम दुबई में कर चुके हैं। सो यूनाइटेड नेशंस के साथ कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी वी हैव अ वेरी गुड एफिलिएशन। सो ये नाम काफ़ी प्रोमिनेंट है, आप सारे जो हैं वो सुन चुके होंगे। श्योर, टेस्ला के सीईओ हैं और स्पेसएक्स के भी। स्पेसएक्स साहब इस वक्त जो है वो मून के ऊपर और मार्स के ऊपर लैंड करने का सोच रहा है। तो दे आर बेसिकली यू नो द पायनियर्स अभी इस वक्त इस सेक्टर के अंदर। सो इलॉन मस्क सेज कि ब्रांड इज जस्ट अ परसेप्शन एंड परसेप्शन विल मैच रियलिटी ओवर टाइम। अब व्हाट डज दैट मीन? आज हम इस सेशन के अंदर पहले वो डिस्कस करेंगे। हम डिजिटल मार्केटिंग की तो बात करेंगे और डिजिटल सर्विसेज और इन सब चीज़ों की बात करेंगे, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमें डिस्कस करना है कि परसेप्शन और हमारी जो सेंसेशन है उसका क्या ताल्लुक है सबके साथ। बिकॉज हम क्यों बनाते हैं डिजिटल मीडिया, हम क्यों कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम क्यों टारगेट ऑडियंस अपनी ढूंढते हैं, ये सब चीज़ें समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परसेप्शन को समझ पाएँ। एंड ये सब जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग ले लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लें, वीडियो एडिटिंग ले लें, ये उन सब के लिए ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप जब कंटेंट बनाते हैं या आप कोई चीज़ एडिट कर रहे हैं, वो आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप मैसेज के लिए कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि परसेप्शन क्या होती है और सेंसेशंस क्या होती हैं। सो सेंसेशंस जो होती हैं, मैं किसी से एक जनरल रैंडम पूछता हूँ, आप बताओ व्हाट डू यू थिंक सेंसेशन जो है वो क्या होती है? व्हाट्स सेंसेशन जनरली? यू या ओके, आप बताइए गॉर्डन, व्हाट डू यू थिंक सेंसेशन क्या होगी? नो, नो आइडिया। ओके, सो सेंसेशन जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि आप फील कर सकते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू।
और आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वो फील करते हैं। और हमने 5 सेंसेस तो बचपन में पढ़ी है कि हमारी जो है वो साइट है, स्मेल है, हेयरिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी जो है वो पिकअप करती है और आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है। नाउ डायरेक्टली अगर मैं फ़ील करूँ तो मेरे को किसी चीज़ को मुझे देख के अच्छा फ़ील होता है, ठीक है? तो ये एक बहुत जनरल किस्म की बात है। यहाँ पे आती है परसेप्शन कि अब मैंने फ़ील तो कर लिया है, बट हाउ डू आई ऑर्गेनाइज़ दिस? मैं कैसे समझूँ कि जो मैंने फ़ील किया है वो क्या कोई अच्छी चीज़ है, क्या कोई बुरी चीज़ है, कोई अलार्मिंग चीज़ है, कोई ऑफेंसिव चीज़ है? वहाँ पे परसेप्शन आ जाती है और परसेप्शन जो है वो वेरी करती है डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर। कई दफ़ा इसके अंदर कल्चरल डिफरेंसेस आती हैं, कई दफ़ा इसमें पर्सनल एफिलिएशंस आती हैं, कई दफ़ा इसमें रिलीजन जो है वो इफ़ेक्ट करता है कि आप किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हो। रिसेंट एक इवेंट हमें देखने को मिला, दैट वाज़ समव्हाट ऑफ अ थिंग जिसमें परसेप्शन इन्वॉल्व्ड है कि किसी ने किसी चीज़ को गलत तरीके से परसीव किया, राइट? सो परसेप्शन वो होती है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और आपकी ब्रेन में जब वो आ गई तो ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज कर दे कि ये खुशी की बात है या ये इसकी बात है या ये किस चीज़ के साथ एसोसिएट हो रही है, तो वो परसेप्शन बन जाती है, राइट? एंड परसेप्शन कैन चेंज ओवर टाइम। सो लाइक एज यूर ग्रोइंग अप, आप बच्चे होते हैं तो आपकी परसेप्शन डिफरेंट होती है, फिर आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नई चीज़ें आप देखते हो तो आपके एक्सपीरियंसेस और चेंज हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे कहते हैं कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करें या ट्रैवल करें और आपके जो है माइंड ओपन हो जाएगा और ये होगा। क्या होता है वो ऐसा होता है कि आप जब डिफरेंट कल्चर्स घूमते हो, डिफरेंट एरियाज़ घूमते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो तो आपकी परसेप्शन और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है एंड कुछ चीज़ें जो आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हो वो आप बेहतर तरीके से सोच पाते हो। अगर हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखें जो परसेप्शन जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक होते हैं जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। सब्जेक्टिव हैं जैसे जो मैं डिस्कस कर रहा था अभी, जो आपके पर्सनली जो इफ़ेक्ट करते हैं, उसमें आपके मोटिव्स और नीड्स होते हैं, इंटरेस्ट्स होते हैं या आपके वैल्यूज़ होते हैं, जो नॉर्म्स जिनको कहा जाता है। फिर आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, कोई ऐसा हो सकता है आप कोई पिक्चर देख के ट्रिगर हो जाएँ एंड दैट इज़ एसोसिएटेड विद ट्रॉमा, वेरी करेक्ट, ठीक है। इसी तरह आपकी एज इफ़ेक्ट करती है। आप जैसे मैंने कहा कि बचपन में यू हैव अ डिफरेंट परसेप्शन एंड एज़ यू ग्रो ओल्ड आप मैच्योर होते जाते हैं। मैच्योरिटी क्या है? जब आपकी परसेप्शन जो है वो बढ़ जाती है, तो आप मैच्योर हो जाते हैं। एज से इसका देखें, मैच्योरिटी का भी एज से डायरेक्ट ताल्लुक क्या है कि एक कई कई दफ़ा आप एज ग्रो कर जाते हैं, पर आपकी जो माइंडसेट है, वो ग्रो नहीं करता, राइट? सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जिस तरह हमने बात की। अच्छा, कुछ हैं जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस करता हूँ कि कोई चीज़ जो है वो कितनी इंटेंस है जो आपको दिखाई जा रही है। जैसे कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो कि आपने देखा है कि वो जब अपनी न्यूज़ सुनाते हैं, तो वो बहुत ज़ोर लगा के बोल रहे होते हैं, राइट? एंड वो क्यों करते हैं? ये क्या प्रैक्टिस है? वो इसलिए क्योंकि वो एक इंटेंसिटी जो है ना वो आपकी बढ़ा रहे हैं और वो आप एकदम इमोशनल हो जाते हैं और आपका रिस्पॉन्स भी उसमें इमोशनल हो जाता है। साइज़ जो है वो मैटर करता है कि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो किस स्केल के ऊपर दिखाई जा रही है, ठीक है? और आई थिंक साइज़ और जो रेपिटिशन है वो मोर और लेस सेम है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप बाहर जाते हैं और आप एक ही तरह का, एक ही ब्रांड का बिलबोर्ड कुछ 6-7 दफ़ा देखते हैं, तो इवेंचुअली आपके माइंड में वो चीज़ जो है वो बैठ जाएगी एंड यू विल रिमेंबर इट। ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बाय द वे, रीइंफोर्समेंट जो है बेसिकली। मूवमेंट, ये इतनी ज़्यादा इसका कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, पर कोई चीज़ ऐसी होती है कि किसी टाइम के ऊपर वो कहीं पे है और उसके बाद वो आपको कहीं और पे नज़र आती है, तो आपका ब्रेन जो है वो खुद ही से उसको एसोसिएट कर लेता है। नोवेल्टी का मतलब है कि बेसिकली जो चीज़ फ्रेश है, जो चीज़ नई है, राइट? आप क्यूरियस होते हैं, अभी नई कुछ ब्रांडिंग आप स्नैपचैट घूम रहे हैं, आप टिकटॉक घूम रहे हैं, आपको कोई नया ऐड नज़र आता है एंड वो आपको क्लियरली नहीं बता रहा कि वो क्या है। ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग नाच गा रहे हैं, ये सब चल रहा है एंड देन यू आर लाइक ये क्या हो सकता है? एंड देन वो कुछ दिनों के बाद आपको पता लगता है कि ये क्या है। तो वो भी आपकी जो है ना वो परसेप्शन इंक्रीज़ करती है। जहाँ पे परसेप्शन का ताल्लुक ब्रेन से है, वहाँ पे बहुत सारे परसेप्टिव एरर्स भी होते हैं। ज़ाहिर बात है, ब्रेन एक ऑर्गन है एंड हर किसी का सेम तरीके से मैच्योर नहीं होता। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ भी अफ़ेक्ट करते हैं एंड तब आपको जो है वो कुछ चीज़ें परसेप्चुअल एरर्स में आ जाती हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम इसको इस तरह देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो ऑप्टिकल इल्यूजन्स के बारे में सुना है आप सबने, राइट? ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्या होते हैं कि आपकी जब जो साइट है, वो आपको कुछ दिखा रही है और आपको ब्रेन जो है,
वो उसके साथ ज़रा सिंक नहीं कर पा रही, राइट? सो इल्यूजन ऑफ साइज एक चीज़ है, इसमें आप अगर इसको कॉन्स्टेंटली देखते हैं कि ये जो सेंटर में अगर आप देखते रहेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको जो बाकी के जो सर्कल्स हैं वो सब एक सेम साइज़ में नज़र आएँगे, ठीक है? अब आई डोंट नो स्क्रीन के ऊपर आपको इतना क्लियरली नज़र आ रहा है कि नहीं, बट आई विल शेयर दीज़ स्लाइड्स एज़ वेल। आप क्लास में शेयर कर दीजिएगा ताकि एवरीबॉडी कैन गो थ्रू दिस एक्सरसाइज ऑन देयर ओन एज़ वेल। ये वाला मेरा फेवरेट है बिकॉज़ आई हैव गॉटन दिस रॉन्ग द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट। आप इन तीनों लाइन्स को देखते हो, डू यू थिंक दे आर द सेम साइज़? या? या? कॉमन परसेप्शन क्या है आप सबका कि ये सब सेम साइज़ के हैं या डिफरेंट साइज़ के हैं? ओके, डिफरेंट डिफरेंट कौन-कौन कह रहा है? हाथ रेज़ करें। ऑलराइट, ऑलराइट। सी, सो बेसिकली दे आर द सेम साइज़ एंड व्हाई डू यू थिंक इट्स डिफरेंट? ठीक है? या एंड हमने जो पीछे ऑब्जेक्टिव बात की परसेप्शन की ना, कि उसमें हमने मूवमेंट का एक बात पढ़ी थी। सो बेसिकली हो ये रहा है कि ये मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। आपको क्योंकि एरोज़ जो हैं वो एक यहाँ पे अपोज़िट डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये इंटरनली क्लोज़ हो रहे हैं और यहाँ पे इस तरह हो रहे हैं। इनकी वजह से आपको ये लाइन्स जो हैं वो बेसिकली उसी साइड के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज़ नज़र आ रही हैं। सो यू वुड थिंक कि ये डिफरेंट साइज़ेज़ हैं बट दे आर ऑल द सेम साइज़। अच्छा, ऑप्टिकल इल्यूजन्स जो मैं जैसे कह रहा था, दे गो लाइक वे बियॉन्ड इन हिस्ट्री। लोगों ने ऑप्टिकल इल्यूजन्स को बहुत सारी आर्ट वर्क में यूज़ किया है, ठीक है? मतलब हिस्टोरिकली तो आर्ट वर्क में यूज़ होता था, बिल्डिंग्स में आर्किटेक्चर में यूज़ हुआ है, पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आज भी यूज़ होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ये जैसे एक इमेज है, इफ़ यू लुक इन द सेंटर एंड इफ़ यू लुक क्लोज इनफ, तो आपको एक टाइम के ऊपर ये सब की सब चीज़ें मूव करती हुई नज़र आएँगी। आप अपनी आँखें मूव करते हो तो आपको ये मूव होता नज़र आएगा। बट दिस इज़ बेसिकली स्टिल इमेज, राइट? आप देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा है ऐसे मूव करते हुए। सेम केस विद दिस, अगर आप इसके सेंटर में देखते हो और आप आँखों को राइट लेफ्ट घुमाते हो, तो यू विल सी कि ये समहाउ थोड़ी-थोड़ी मूव करती हैं, राइट? कर रही हैं? या दिस इज़ स्टिल इमेज बट आपकी ब्रेन ये परसीव कर रही है। दिस इज़ योर ब्रेन प्लेइंग विद यू। ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू सी? व्हाट? Rabbit? Okay. Some people see a rabbit or duck. What do you see? कौवा है? Okay. नया आंसर. Okay. जिस एंगल से देखो उधर से, फॉर एग्जांपल ऊपर से देखें तो डक लगता है, इस साइड से देखें तो रैबिट। ऐसा क्यों है? परसेप्शन। Perception. Yeah. So final आंसर हम क्या करें? डक करें, रैबिट करें? Yeah. So basically ये डक भी हो सकता है और ये रैबिट भी हो सकती है, पर कैसे? या आई लाइक योर रिएक्शन। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। सो बेसिकली अगर आप इसको ऐसे कलर करके देखोगे तो आपको ये डक लगेगी एंड वही सेम इमेज अगर आप ऐसे देखोगे आपको रैबिट भी लगेगा, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी फेमस ऑप्टिकल इल्यूजन की एग्जांपल एंड ये आपकी ये देखते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग। सो लाइक यू सी दिस पर्सन राइट नेक्स्ट टू दिस डायग्राम, ये उसका वो बना क्या नजर आ रहा है? रैट नजर आ रहा है? ओके, ये बंदा नहीं लग रहा है ये वाला जो साथ बना? No? लग रहा है, राइट? अब सही लग रहा है? या सो बेसिकली दोनों करेक्ट होंगे अपनी जगह के ऊपर, बट जस्ट हाउ योर ब्रेन परसीव्स इट। इस एक्सरसाइज के लिए ना आई वुड लाइक यू गाइस टू, आपने देख लिया ये, अपना आप अपनी आंखें बंद कर लें सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए। जब मैं कहूँगा फिर आपने आंखें खोलनी है, सारे आंखें बंद कर लें, बिल्कुल क्लोज योर आइज, ठीक है? सबकी बंद है, चीटिंग नहीं करनी है। सो आंखें खोल लीजिए। आप लोगों ने क्या सुना अभी? बारिश की आवाज़ सुनी? लेकिन ये अब तो प्रेडिक्टेबल हो गया हूँ मैं ना, हाँ? बारिश की आवाज़ सबने सुनी है, राइट? अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में क्या है।
तो ये बेसिकली बस फ्राई हो रही है बेकिंग पे, राइट? व्हाई डिड दिस हैपन? ये हुआ क्यों है ऐसे? आपने फ्राई का क्यों नहीं सोचा कि ये फ्राई हो रही है कोई चीज़? बिकॉज यू सी द थिंग इज कि आपने पहले एक इमेज देखा था, राइट? एंड आपकी ब्रेन ने वो अपने माइंड वो उसको वो रख लिया वहाँ पे, राइट? एंड देन आपने जब उसकी आवाज़ सुनी है तो ब्रेन ने उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, राइट? सो ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि आपकी ब्रेन जो है वो कैसे कई दफ़ा कुछ चीज़ों को परसीव करती है। राइट भी तो हो सकती है ना, जिस तरह हमने पिक्चर देखी है तो उसके मुताबिक ब्रेन ने हाँ, या बट द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि कई दफ़ा हम कुछ चीज़ें जो परसीव कर रहे होते हैं वो नेसेसरीली सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी परसेप्शन, और हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं या हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसकी बात भी सुन रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी परसेप्शन ठीक है, अगले बंदे की परसेप्शन जो है वो ठीक हो सकती है, ठीक है? और ये सेम चीज़ जब आप एक डिजिटल मार्केटिंग में आते हो तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है इन बातों के बारे में। आपने ये नहीं कहना कि नहीं मैं ये नहीं बनाऊँगा क्योंकि मेरी ये परसेप्शन इसके बारे में ये नहीं है, ठीक है? आपको अपनी टारगेट ऑडियंस देखनी है। मैं इसीलिए आपको ये एक्सरसाइज़ दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ ये आपको जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे इस वर्कशॉप में आगे, तो आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी कि व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि आपने एक पोस्ट बना दी है, आपने उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगा दिया, बूस्ट का बटन दबा दिया और ऐड चला दिया और चलो जी खत्म। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंड करना है। ये डिफरेंशिएट करेगी आपको एक किसी भी एमेच्योर डिजिटल मार्केटियर से। आप प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हो, ठीक है? प्रोफेशनल बनने के लिए आपको उसकी जो थियरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एंड व्हाई इट इज़ डन। क्योंकि ये काम कोई भी कर सकता है आजकल के दौर में। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन आपको क्लासेस यूट्यूब पे खोलते हो आपको मिल जाता है यार, बहुत सारे लेसन फ्री में मिल जाते हैं। व्हाई वुड यू कम हेयर एंड स्टडी ऑल ऑफ दिस? क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे आपको समझने को मिलेगी वो आपको कहीं और पे नहीं मिलेगी, एंड दिस इज वेयर ऑल ऑफ दिस कम्स इन। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपको दो डायनासोर्स नजर आ रहे होंगे, ऐसे ही है। ये डिफरेंट कलर है, लाइक डू यू सी द डिफरेंस? या ऑलराइट, सो वंस आई प्ले दिस वीडियो, ये करेगा ये कि ये इसमें से बैकग्राउंड हटा देगा। सॉरी, ये बेसिकली दो डायनासोर्स बने एंड देयर इज अ ग्रेडियंट इन द बैकग्राउंड, ठीक है? ये भी ग्रेडियंट है और ये सेम है, राइट? बट अभी जो बैकग्राउंड का ग्रेडियंट है वो एकदम से रिमूव हो जाएगा, एंड देन आपकी ब्रेन कैसे उसको रजिस्टर करती है वो देखता है। सो यू सी, अब ये आपको पहले डिफरेंट लग रहे थे, नाउ देयर इज द सेम। ये कैसे हुआ, राइट? सो इनका शेड पहले भी सेम था और इनका शेड अभी भी वही है जो पहले था, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव हो गया। बट जितने टाइम में बैकग्राउंड से वो रिमूव हुआ है उतने टाइम में आपकी ब्रेन उसको इतने जल्दी रजिस्टर नहीं कर पाई, राइट? सो दे वर द सेम थिंग्स, बट अभी आप देखोगे कि वही सेम दोबारा से जब बैकग्राउंड आएगा तो आपकी ब्रेन दोबारा से उनको डिस्टिंक्ट कर देगी। डू यू सी, एकदम से आहिस्ता फेड होके यू कैन नाउ सी द डिफरेंस, राइट? सो ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन है, आपकी ब्रेन उसको सही से डिस्टिंक्ट नहीं कर पाई। सो कमिंग डाउन टू डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, नाउ हमने परसेप्शन और सेंसेशंस के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया है एंड हमने उसका इफेक्ट देख लिया है कि हमारी ब्रेन के ऊपर हमारी क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारी इन चीज़ों को इफेक्ट करती हैं। अब हम जाते हैं थोड़ी सी उस तरफ कि हम डिज़ाइन की बात करते हैं कि जब हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे या हम कंटेंट क्रिएट करेंगे तो वो हमारी जो परसेप्शन अब हमने डेवलप की है उसको कैसे इफेक्ट करेगी एंड व्हाई। सो एज आई सेड कि एक प्रोफेशनल को और एक एमेच्योर को जो डिस्टिंक्ट करती है ना चीज़, वो करती है अंडरस्टैंडिंग कि आप क्यों कर रहे हो वो, राइट? बनाने को डिज़ाइनर्स आपको टूल देखो, डिफरेंस ये होती है कि यू नो हाउ टू यूज़ अ टूल। आपने फ़ोटोशॉप खोला, आपको पता है फ़ोटोशॉप पे ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, आपने लेयर्स बना ली, डिज़ाइन बना लिया, सब कुछ हो गया। व्हाई डिड यू डू इट? ये चीज़ डिफरेंशिएट करेगी आपको एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के साथ,
ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल डिज़ाइनर को पता है उसने क्या किया है। प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो पहले होमवर्क करते हैं, वो पहले रिसर्च करते हैं, वो पहले देखते हैं मैं जो बनाने लगा हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ, इंस्पिरेशन लेते हैं, मूड बोर्ड बनाते हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं टू अंडरस्टैंड। एक नॉर्मल डिज़ाइनर तो वो क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस देता है और वो फ़ोटोशॉप खोल के सीधा शुरू हो जाता है, और उसमें कोई स्टोरी नहीं होती, कोई हिस्ट्री नहीं होती, कोई लेगेसी नहीं होती। ये एक अच्छी चीज़, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यू कैन डू इट, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सो व्हाट डू यू डू? डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ऑल्दो कि इस छोटे सेशन में मैं ये सब कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा, बट विल कवर द बेसिक्स जहाँ पे जो आपको डायरेक्टली चाहिए। बाकी आई थिंक आपके यहाँ पे कोर्सेज़ मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल इंडस्ट्री के उसके हिसाब से हैं। आई चेक्ड आउट, यू नो, आप कुछ काम था आप लोगों का, आई चेक्ड आउट योर वर्क, अमेजिंग, बहुत अच्छा चल रहा है। सो आई एम वेरी होपफुल कि यू गाइज आर एक्चुअली लर्निंग अ लॉट, एंड जो ये वर्कशॉप होगी इसके बाद आपका वो भी और पॉलिश हो जाएगा, राइट? सो कुछ बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जिस तरह हम इनको देख लेते हैं। उनमें आता है बैलेंस, एम्फेसिस, कॉन्ट्रास्ट, हायरार्की, वाइट स्पेस एंड रिदम। वाइट स्पेस जो है उसको नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं, आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा नेगेटिव स्पेस का यूज़, ठीक है? और रिदम जो है उसको हम कई दफ़ा मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है? और मूवमेंट भी यूज़ की जाती है, जैसे हमने वो लाइंस की एग्जांपल देखी है कि सिर्फ मूवमेंट दिखा के आपने लिटरली अपना जो परसेप्शन है वो चेंज कर लिया है। एंड कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, कुछ डिज़ाइंस के ऊपर उसको यूज़ किया जाता है ताकि आपकी आईज़ जो हैं उनको नेविगेट करवाया जा सके, राइट? वेबसाइट्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि वेबसाइट्स में होता ही है कि वेबसाइट में गूगल जैसे है, वो ऐसा करता है कि वो आपकी जो विजुअल एक ज़ाहिर बात है वो आपकी आंखें तो नहीं देख रहा, बट आप जैसे ब्राउज़ कर रहे हो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है और उसका हीट मैप रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है? सो एज़ यू आर मूविंग योर कर्सर, फिर वो डिटरमिन करता है कि वो कौन-कौन सी एरियाज़ हैं वेबसाइट के ऊपर जो आप देख रहे हो कॉमनली, ठीक है? और वहाँ पे वो एड प्लेसमेंट्स करता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक? यूजिंग दैट थिंग, वो साइकोलॉजिकल चीज़ परसेप्शन। सो मूवमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखेंगे तो इसमें फॉर एग्जांपल बैलेंस की बात की जा रही है। इसमें बैलेंस व्हाट डू यू थिंक कैसे क्रिएट किया जा रहा है? आई विल गिव यू अ मोमेंट, व्हाट डू यू थिंक? एक तो क्या कहते हैं, आपके हाथ दोनों बिल्कुल इक्वल है, हम्म, उसके अलावा वाइट एंड ब्लैक बोथ कलर्स इन्वॉल्व है, तो आपके स्किन टोन जो है गुड, गुड। अच्छा, बाय द वे, बनारस का हाइट ओके, बाय द वे मैंने नीचे ये एक-एक लिखा हुआ है रूल। इसका ये मतलब नहीं है कि उस वेबसाइट या उस पिक्चर में बाकी के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, वो भी हो रहे हैं, ठीक है? सो डेफिनेटली कॉन्ट्रास्ट भी है इधर। सो बैलेंस में इसलिए है कि आप देख सकते हो कि 2 कॉलम्स बने हुए हैं और वो डिस्टिंक्टली सेपरेट हुए हुए हैं, और आप उनकी अलाइनमेंट अगर देखो कि आपकी इमेज जहाँ पे आपकी बॉटल के आ रही है, उसी लाइन के अंदर आपको टेक्स्ट भी दिया जा रहा है, ठीक है? सो वो एक स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पे यू कैन ईज़िली मूव योर आई अराउंड एंड आप प्रोडक्ट भी देख सकते हो। तो ये इसके अंदर एक एग्जांपल यूज़ की गई है। एम्फेसिस इसमें कैसे यूज़ हुई हुई है? जो पीछे पिक्चर इसको थोड़ा ओपेक करके बिल्ड समथिंग के साथ वो पीछे सारे काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? आप बताओ वो ग्रे जैकेट, या नहीं? नज़र नहीं आ रहा या ऑलराइट। आप सॉरी जी, ओके, सही है, ऑलराइट। एंड आप बताओ ग्लासेस लास्ट, नो? क्या? आप बता दो, गो अहेड। ओके, ठीक है। सो आधी बात आप लोगों की ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर डिस्टिंक्शन क्रिएट की गई है, बैकग्राउंड को डार्क रखा गया है और फॉन्ट आगे जो है वो वाइट है। सो आपको पीछे लोग भी नज़र आ रहे हैं, बट वो इतने डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है कि आप आगे नहीं पढ़ सकते। बट इसके साथ साथ फॉन्ट का जो साइज़ है वो ऐसे बड़ा रखा गया है कि आपकी एम्फेसिस एकदम से बिल्ड समथिंग पे जाएगी। एज सुन एज यू ओपन दिस पेज, आप बिल्ड समथिंग देख सकते हो एंड यू कैन फिगर आउट कि ये किस टॉपिक के बारे में है। कॉन्ट्रास्ट हम बात कर रहे थे, दिस इज अ वेरी आइडियल एग्जांपल। आई डोंट नो इफ यू कैन सी द येलो, दिस इज बेसिकली येलो ऑन ब्लैक,
ठीक है, तो यूजुअली ये बड़ा टिपिकल किस्म का कॉन्ट्रास्ट है जो कि यूज़ किया जाता है कई पेजेस के ऊपर एंड इजीली रीडेबल होता है बहुत ज़्यादा, टैक्सीज पे बहुत कॉमन है, राइट। अच्छा, ये थोड़ा अब इसमें चीज़ देख सकते हो कि हायरार्की की बात हो रही है बट ये थोड़ा सा क्लटर्ड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने इमेजेस विजुअल्स ऐसे लगाने हैं। तो व्हाट आपको सही बाय द वे नज़र आ रहा है, कैन यू सी एवरीथिंग? ओके, मैं ताकि मैं मूव अराउंड भी कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी दिस, आप इसमें डिफरेंट किस्म के इलस्ट्रेशंस देख सकते हो विच इज़ वेरी वेरी कह लें कि बहुत ज़्यादा स्टफ्ड है, बट लाइक व्हाट डू यू थिंक इसके अंदर जो है वो हायरार्की कहाँ पे यूज़ हुई हुई है? टेक योर टाइम, देख लो, सोच लो। हाउ डू यू हायरार्की का तो पता होगा ना सबको, एग्जांपल के व्हाट आई मीन बाय दैट। सॉरी, हाँ, ऐसे ले लो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझो कि इधर चेन ऑफ कमांड है। Management point of view, हाँ, like a administration, like a manager, या या and subordinate staff. ठीक है, तो अब इधर इधर लीडर आइडेंटिफाई करें, हु इज द लीडर, The relationship Which person? between lower, the female and the करेक्ट। सो एज यू कैन सी कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसके अंदर टॉप पे क्या चीज़ है। एंड नेक्स्ट पे आ जाएं, इसमें ब्रिगेडियर साहब कौन है? जनरल हो गया हमारे पास। आ रहा है आपको नज़र? सो राइट है, साइज की डिस्टिंक्शन जो है वो क्रिएट की गई है। दिस इज द लार्जेस्ट, उसके बाद ये छोटा एंड उसके बाद उससे छोटा एक कॉलम है, राइट। सो एक ही जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लटर ना क्रिएट करने के लिए जो लेवल्स हैं डिफरेंट, उसके ऊपर ये बेसिकली आपको लुक मिलेगी ब्लॉग्स के ऊपर, यूजुअली ब्लॉग लेआउट है। और इस लेआउट को मेसनरी लेआउट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मेसनरी? इसलिए का मतलब होता है जैसे आप ब्रिक बाय ब्रिक एक दूसरे के ऊपर चीज़ें रखते हो। सो ये जो ब्लॉग आर्टिकल्स हैं इनको ये ब्रिक बाय ब्रिक डिफरेंट ब्रिक्स जो है रख दी गई हैं, कुछ जगहों पे बड़ी हैं, कुछ जगहों पे छोटी है, बट ये विजुअली आपको कंटेंट भी एक जगह प्लेस कर देती हैं एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सबसे रीसेंट पोस्ट है, ये मुझे सबसे पहले पढ़नी चाहिए, एंड उसके बाद ये नेक्स्ट है, और उसके बाद फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हायरार्की इसलिए इंपॉर्टेंट है कुछ केसेस के अंदर। इसमें रिदम क्रिएट की गई है कैसे कि उसके अंदर डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं ताकि आप डिस्टिंक्टली जो है वो डिफरेंट चीज़ें देख सको। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, सो इस पर हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ये बहुत फेमस लोगो है फेडेक्स का। इस लोगो में व्हाट डू यू सी, लाइक देयर इज यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस, बट हाउ? क्योंकि ये तो एक बड़ा सिंपल किस्म का टाइपोग्राफी यूज़ करके एक सिंपल फॉन्ट से उन्होंने लोगो बना दिया है, बट इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है जो बेसिकली इस लोगों को वर्थ बनाती है मिलियंस का। इसके डिज़ाइनर जो हैं उन्होंने मिलियंस चार्ज किए थे टू मेक दिस लोगो। वाई? यू वुड बी लाइक ये तो मैं 15 मिनट में बना दूँ, पर नो, इसमें क्या ख़ास बात है जिस वजह से ये फेमस है? आप इस पूरी पिक्चर को देखो। सॉरी, यू सी एन एरो? गुड। सो बेसिकली यहाँ पे एक एरो यूज़ किया हुआ है इस डिज़ाइन के अंदर, बाय यूजिंग नेगेटिव स्पेस। नज़र आ रहा है आपको? या यू सी इट? हाँ बिल्कुल ऐसा है। क्या सिग्निफाई करता है एक्स लॉजिस्टिक्स के अंदर? सो बेसिकली ये एरो जो यूज़ होता है वो लॉजिस्टिक्स के अंदर, पैकेजिंग के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो भी कोई देखेगा लोगो लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे विल अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है, क्या लोगो है। सो बेसिकली इट हैज़ अ स्टोरी, ये इसको ब्रांडिंग कहते हैं बेसिकली। आप लोगो कोई भी बना सकता है, आप कैसे हो ये लोगो मैं 10-15 मिनट में बना लोगे, पर जब उसकी स्टोरी नहीं है, उसकी हिस्ट्री नहीं है, उसकी प्रॉपर्ली आपने उसकी कलर स्कीमिंग नहीं की हुई, आपने उसके फॉन्ट्स जो डिटरमिन नहीं किए हुए, नेगेटिव स्पेसेस नहीं रखे हुए, तो वो बेसिकली यूजलेस है। बड़ी कॉरपोरेशंस में वो यूजलेस है। छोटे लोगों के मतलब छोटे लोगों का मतलब है मेरा छोटा बिजनेस है, सिंगल कोई किसी का पर्सनल बिजनेस है, वहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाउएवर जो जितना बड़ा बिजनेस होता रहता है उतना ज़्यादा बड़ा आपकी ब्रांडिंग जो है वो एक्सपेंसिव होती जाती है, और वो इसीलिए होती जाती है क्योंकि ये लोगो हर जगह आएगा। लोगों की वर्थ कैसे डिटरमिन होती है कि ये आप सैमसंग का लोगो देख लो, सिर्फ सैमसंग लिखा हुआ है सिंपल,
एप्पल का लोगो है, उसमें एक एप्पल है जो कि बटन है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बट वो मिलियंस, उनके डिज़ाइनर्स ने मिलियंस क्यों लिया हुआ है? क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो बहुत बड़े स्केल की वहाँ पे एक बात की जा रही है। वो लोगो जो है वो आपकी हर शिपमेंट में आएगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा, हर लेटर पे आएगा, बहुत लार्ज स्केल पर वर्ल्ड वाइड। तो जित एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप बाज़ार में हो और आपको जो है वो यूज़्ड शर्ट्स वाला वो सेक्शन नज़र आता है कहीं पे, कई शर्ट्स के ऊपर इस तरह के लोगोस बने होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी शर्ट के ऊपर एप्पल का लोगो बना होगा, आपको पता होगा कि ये आईफ़ोन का एप्पल का लोगो है, राइट? इवन दो कि वो किसी पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर लगा हुआ है, राइट? सो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो यूज़ की गई है रेपिटिशन। ये थोड़ा लाइट है शेड में तो आई डोंट थिंक आपको नज़र आएगा, पर यहाँ पे एक पैटर्न यूज़ किया गया है बैकग्राउंड में। पैटर्न जो होता है वो रेपिटेटिव होता है, कई जगहों के ऊपर पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं बैकग्राउंड को डिस्टिंक्ट करने के लिए। सेम केस यहाँ पे इन इमेजेस के साथ यूज़ किया गया है। इसको भी हम स्किप करते हैं। मूवमेंट की जो मैं एग्जांपल कह रहा था, हाउ मूवमेंट इज़ यूज्ड, इसकी एक ये प्राइम एग्जांपल ऐसे है कि यहाँ पे उन्होंने आपके टॉप के ऊपर 3 डिफरेंट कॉलम्स बनाए और उनको नंबर कर दिया। अब ऑटोमैटिकली जब आप ये पेज खोलेंगे ना, तो आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि आपकी ब्रेन एकदम से 1 पढ़ा है एंड यू विल बी लाइक ओके 1 से स्टार्ट करना है, राइट? दिस इज़ वेयर परसेप्शन कम्स इन। सो आप 1 से ही स्टार्ट करोगे, चाहे उधर जो मर्ज़ी है। आपकी ब्रेन 1, 2, 3 यूँ पढ़ेगी एंड देन आप नीचे वाले, हालाँकि ये नीचे कितना बड़ा सेक्शन है, बट यहाँ मूव करने के बजाय सीधा आप ऊपर जाओगे, राइट? सो ये मूवमेंट यूज़ की जा सकती है फॉर दैट पर्पस। वैरायटी अगेन बहुत कॉमन सी बात है, आप एक पेज के ऊपर डिफरेंट वैरायटी यूज़ करते हो ताकि आप एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सको। इस केस में दिस इज़ एन आर्ट वर्क। अच्छा, यूनिटी एक यूज़ की जाती है बड़ी कॉमनली डिज़ाइंस के अंदर, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में बहुत सारे जो मैं हमारे पास यंग माइंड्स आते हैं, यंग डिज़ाइनर्स आते हैं, इंटर्न्स आते हैं, दिस इज़ समथिंग दे लैक, राइट? अपने डिज़ाइंस के अंदर। हालाँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाई? इसीलिए मैंने इसको ज़रा थोड़ा-सा सीरियस उसमें रखा है। कुछ जगहों के ऊपर कुछ डिज़ाइंस में आपका ज़रूरी है कि आपने एक ग्रिड फ़ॉलो किया हुआ है, ठीक है? आप वीडियो प्रोडक्शन भी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड है। आई डोंट नो अभी तक आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं कि नहीं, बट फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में देयर इज़ अ रूल ऑफ थर्ड, राइट? वो क्यों यूज़ करते हैं? कैमराज़ के अंदर एक मोड होता है जिसमें आपका ग्रिड ऑन हो जाता है और आपके फ़ोन्स में भी है कैमराज़ में, ग्रिड हो जाता है। वो ग्रिड क्यों होता है? ताकि आप ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस कर सकते हैं अपने ग्रिड के अंदर। पिक्चर कोई भी ले सकता है, वीडियो कोई भी बना सकता है, कैमरा उठाया बना ली। पर एक वीडियोग्राफर कौन है या एक सिनेमेटोग्राफर कौन है जो कि जिसको ये टेक्निकलिटीज़ पता है, जिसको पता है कि फ्रेम में कौन-सी चीज़ कहाँ आनी है, राइट? सो ये चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके डिज़ाइन के अंदर भी। व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ डिज़ाइन, बहुत डिज़ाइनर्स को मैंने देखा है कि वो आप एक ऐड बना होता है और आधा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल एज पे टच कर रहा होता है। इस साइड में ज़्यादा गैप होता है, इस साइड पे बिल्कुल टच कर रहा है या इसी के वाइस वर्सा ऑपोज़िट किया होता है। आपको हर चीज़ एक ग्रिड में प्लेस करनी है और आपको टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट इनको क्लियर रखना है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है प्रिंटिंग के अंदर। प्रिंटिंग में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ब्लीड स्पेस। ब्लीड स्पेस प्रिंटिंग में यूज़ होता है जब एक आपके डिज़ाइन से बाहर एक आउटलाइन दी जाती है प्रिंटर को और वो कट हो जाती है। बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपकी उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो सके, राइट? कुछ केसेस में हाउएवर, कुछ केसेस में आपको यूनिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कोलाज है, आपने इमेज या वीडियो के कोलाज बनाए हैं, तो उसके अंदर आप उनको डिफरेंट तरीकों से प्लेस कर सकते हो, एज़ लॉन्ग एज़ एक हायरार्की फ़ॉलो हो रही है और एक पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो कि आप अपने डिज़ाइंस में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। टॉकिंग अबाउट यूनिटी एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, मैंने आपको वीडियोग्राफी वगैरह की एग्जांपल दी, बट डिज़ाइंस में कैसे होती है? ये स्पेशली यूज़ होती है लोगोज़ में। आप जब लोगोज़ बना रहे हो, व्हाई? क्योंकि लोगोज़ ने लगना है हर जगह।
हाउ डू यू डिटर्मिन के लोगोज जो हैं वो यहाँ पे भी ठीक आएंगे? लेटर हेड पे लगाया, सही आया। पेन पे, स्टेशनरी पे लगाया, थोड़ा ख़राब हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से कट गया है, ये मसले हो गए हैं। इन सब मसलों को अवॉइड करने के लिए यू फॉलो दिस रूल। एंड कैसे करते हो कि बेसिकली एक प्रिंसिपल है, आप अपने डिज़ाइन टूल के अंदर यू मेक अ ग्रिड, और ये बड़ा आसान है, फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में भी। आपके आई थिंक सेशन में या तो पढ़ा रहे होंगे या बताएंगे। आप रूल्स क्रिएट कर सकते हो या गाइड्स क्रिएट कर सकते हो, एंड उनसे आप ग्रिड बना सकते हो। वो ग्रिड बनाने के बाद आप अपनी डिज़ाइन जब करोगे ना, तो आपका जो डिज़ाइन है वो सब का सब वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होगा। इवन ये जो टर्न है, ये जो टर्न है, ये टर्न है, ये सब बैलेंस्ड होगी, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं होगी। ठीक है, सो यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम प्रिंसिपल यूनिटी का इसमें अप्लाइड है कि आप डिज़ाइन कर रहे हो, व्हाट इफ कि ये वाला जो सर्कल है ये थोड़ा बड़ा है और ये सारा छोटा है, दैट विल नॉट बी गुड। ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। इट हैज़ टू बी बैलेंस। वो कैसे करेंगे? आपने देखा है ग्रिड के अंदर फिर फर्दर सर्कल क्रिएट किया गया है इक्वल साइज का, इक्वल रेडियस का, और उसके अंदर फिर ये लोगों को डिज़ाइन किया जा रहा है, राइट? ये प्रैक्टिसेस वो हैं जो कि यहाँ पे डिज़ाइनर्स नहीं कर रहे, जो आप यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हो, आपको नहीं सही से बता रहे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं डेली के हिसाब से हमारे पास जो इंटर्न्स आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स ये देखता हूँ, ये आती हैं। सो यू गाइज आर लकी कि आपको आज ये सुनने को मिल रहा है, और आप इसको नोट कर लो, एंड ये आप इसके ऊपर जाके फर्दर रिसर्च करो। आप यूट्यूब खोलें, आप इसके ऊपर सर्च करें यूनिटी इन डिज़ाइन, ठीक है, और या लोगो डिज़ाइन कर लें। पर्टिकुलरली कुछ लोग होते हैं डिज़ाइनर्स में जिनको लोगोज की नीश ज़्यादा पसंद है, आप उसके हिसाब से कर लो। कुछ होंगे जो सोशल मीडिया की ग्राफिक्स क्रिएट करना चाहते हैं ज़्यादा, आप उसके हिसाब से सर्च कर लो। बट मेक श्योर आप इसको ज़रा पढ़ो इसके ऊपर, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगी टू बी अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर। एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल का सेट है, एक मॉडल है जिसको गेस्टाल्ट बोलते हैं डिज़ाइन के अंदर, एंड ये बेसिकली एक इनिशियल्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं ये फॉर बनाने के लिए। इसको G इज़ फॉर क्लोजर, E इज़ फॉर कॉमन फेट, S इज़ फॉर कंटिन्यूएशन, T इज़ फॉर सिमिलैरिटी, A इज़ फिगर ग्राउंड, L इज़ प्रॉक्सिमिटी, फिर उसके बाद T इज़ सिमेट्री, ठीक है, या सिमिलैरिटी भी कहा जाता है इसको। ये बेसिकली वही प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अभी आपको पीछे भी दिखाए हैं, पढ़ाए हैं। मगर ये एक दिस वाज अ पर्सन गेस्टाल्ट जिन्होंने ये इस चीज़ को डिवाइस किया कि एक मेथड है। मैं इनको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जनरली कर लेता हूँ। आई थिंक पीछे हमने इसको काफ़ी कवर कर लिया, और ये बेसिकली बहुत एडवांस्ड है। सो इस सेशन में ये कवर नहीं हो पाएगा, परहैप्स इन अनदर सेशन हम इसके, अगर आप इसको खुद भी पढ़ना चाहते हो आप ये नोट कर लो, एंड आपको यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगी। अदरवाइज आपकी शायद क्लास में भी ये पढ़ाया जाएगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस, आप यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। हम एंड के ऊपर इसके ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास होंगी, यू कैन एक्चुअली रीच आउट, एंड हम फर्दर भी आपको हम इसको शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज। सो जनरली अगर इसको देखा जाए, क्लोजर का ये मतलब है कि आपके डिज़ाइन के अंदर एक डिज़ाइन की कंप्लीटनेस। WWF के बारे में सब ने सुना हुआ है, राइट? और मतलब वो रेसलिंग वाला नहीं, हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है, उसका लोगो याद है आप सबको? पैंडा, राइट? अगर आप उसको विजुलाइज करो तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जो वाइट पोर्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं है, उसमें आउटलाइन नहीं है, इट्स ओपन, राइट? तो वो बेसिकली क्लोजर की एग्जांपल है कि इवन दो कि उसके अंदर कोई आउटलाइन आपको नज़र नहीं आ रही उस वाइट में, मगर आपकी ब्रेन ने ऑटोमेटिकली उसको परसीव कर लिया कि ये पैंडा हेड ही है, राइट? सो क्लोजर बहुत सारे डिज़ाइन में यूज़ किया जा सकता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट। इसी तरह मैं आपको मेन जो है वो बताता हूँ। सिमेट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि आपका डिज़ाइन जो है, जैसे मैंने आपको स्पेसिंग के बारे में भी बताया, जितना स्पेस आपने राइट पे छोड़ा हुआ है वही स्पेस, वही पैडिंग, वही स्पेस लेफ्ट भी छोड़ना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप डिस्टिंक्ट कर सकें कि आपके जो गैप है वो कितना है दोनों साइडों के ऊपर। और ज़ाहिर बात है कि अगर आपने एक जगह के ऊपर इतना बड़ा इमेज लगाया हुआ है और एक जगह के ऊपर आपने बिल्कुल छोटी सी लाइन लिख दी है, तो वो आपस में उनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं लगेगी, कोई सिमेट्री नहीं लगेगी, बिल्कुल भी डिज़ाइन में कोहेरेंस नहीं आएगी। तो इट हैज़ टू बी इन अ वे कि आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, आपका पूरा जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड है, और वहाँ पे आपको क्या चीज़ हेल्प करेगी? यूनिटी, जो ग्रिड हमने जिसके बारे में बात की है,
टू मेक श्योर कि हर चीज़ अपने बैलेंस में है। वो जो पहली एग्जांपल हमने देखी थी, पहली वेबसाइट जो हमने देखी थी जिसमें चीज़ें बैलेंस में क्रिएट हुई हुई थी, राइट? एक कोने के ऊपर प्रोडक्ट्स थी, और अगर आप चाहते हो मैं फिर से स्लाइड पे चला जाता हूँ। पहले हाँ, समझ आ गई है कौन सा वाला? सो वो इसकी एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉक्सिमिटी यूज़ होती है आपके दो आइटम्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपने एक हेडिंग डाली है, उसके बीच में और सब हेडिंग के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस ज़रूरी है, मगर उसके नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है उसके बीच में भी वही सेम पैडिंग और डिस्टेंस ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 40 पिक्सेल्स ऊपर डिस्टेंस रखा है और नीचे आपने 50 रख दी है। इट हैज़ टू बी इन अ सर्टेन लेवल कि आपने वो फॉलो किया हुआ है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कहने को, बहुत सिंपल छोटी चीज़ें हैं कि अच्छा कोई चीज़ थोड़ी-सी ऊपर चली गई, कोई चीज़, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको प्रोफेशनल बनाती है किसी भी डिज़ाइनर से के सामने। हमने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स देख लिए हैं, सो हम क्विकली स्किम करेंगे थ्रू अदर कॉन्सेप्ट्स जो कि यूज़ होते हैं सब में। उसमें कलर साइकोलॉजी आ जाती है। कलर थ्योरी के बारे में तो आई थिंक समवॉट सुना है किसी ने आप लोगों ने, राइट? व्हाट डू यू थिंक इज़ कलर थ्योरी जनरली? सॉरी, आप क्या ही ओके यार। ऑलराइट, एंड देयर यू ठीक है, एंड देयर यूज्ड टू क्रिएट मोर कलर्स, उनका मिक्स जो है, एंड हम कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं। सो कलर साइकोलॉजी बेसिकली कलर थ्योरी ही यूज़ करती है, बट इसके अंदर साइकोलॉजी का वर्ड इसलिए है बिकॉज आप जब डिज़ाइंस बनाते हो तो कलर्स बहुत अफेक्ट करते हैं उन चीज़ों को। ब्लू कलर जो है फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक ब्लू कलर क्या चीज़ सिग्निफाई करता है? नहीं, ब्लू कलर पीस, गुड मूड, फ्रेशनेस, राइट? सॉरी, कामनेस, यस, कूलनेस। यू सी आपका माइंड ने ये परसेप्शन रखी हुई है, एंड देन अगर आप अपने डिज़ाइन में ब्लू कलर्स यूज़ करोगे तो वो पोर्ट्रे करेंगे वही सेम फीलिंग आपकी ऑडियंस को, एज अपोज टू द रेड कलर, राइट? रेड कलर एंगर, डेंजर, स्पाइस, या जैसे आपने स्पाइस का नाम लिया है तो ओल्ड स्पाइस काफ़ी लोगों को ब्रांड पता होगा, घर से मेल ब्रांड है जो कि आपका ये आफ्टर शेव बाम्स एंड ऑल ऑफ दैट, परफ्यूम्स, इस तरह की चीज़ें, उनकी रेड ब्रांडिंग है टोटली, राइट? और क्यों है रेड? और बिकॉज उन्होंने स्पाइस अपने नाम के उनके ब्रांडिंग के अंदर यूज़ हुआ हुआ है, और वो थोड़ा बोल्ड किस्म का वो देते हैं अपना परसेप्शन ब्रांडिंग के अंदर, राइट? तो गुड एग्जाम्पल। अच्छा, कलर्स जो है ना वो बेसिकली वेरी करते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं और जो प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं। आप लोग यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ रहे होगे तो आपने जब आप डिज़ाइन कर रहे होगे तो आपको दो किस्म के डिज़ाइंस के बारे में डिस्टिंक्ट बताया जाएगा। वन, जो आप डिजिटल मीडिया के लिए क्रिएट करते हो, यानी कि वो फ़ोन्स पे देखा जाएगा, लैपटॉप्स पे देखा जाएगा, टीवी स्क्रीन्स पे देखा जाएगा, एंड वहाँ पे जो कलर्स होते हैं वो होते हैं आरजीबी, ठीक है? रेड, ग्रीन और ब्लू, जो प्राइमरी कलर्स हैं। प्रिंटिंग की जो स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। प्रिंटिंग के अंदर जो कलर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं CMYK, यानी कि साइन, मैजेंटा, येलो, और जो के होता है दैट इज़ फॉर की कलर होता है आपका ब्लैक। ब्लैक यूज़ किया जाता है कि कितना डार्कनेस डालनी है, कितना लाइट करना है उसको, ठीक है? ये इंक्स के कलर है, क्योंकि नेचुरली जो है वो RGB इंक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? तो ये कलर्स यूज़ किए जाते हैं उन कलर्स को क्रिएट करने के लिए। डिज़ाइन के अंदर एक और डिफरेंस ये है, आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्लासेस में कौन-कौन ले रहा है? आप ले रहे हो, आप ले रहे हो। आप मुझे बताओ कि आपका कितने सेशंस हो गए? अच्छा, फिर ठीक है, इट्स टू अर्ली फॉर दैट देन। सो बेसिकली डिजिटल डिज़ाइन के अंदर जब आप अपनी नई फाइल या नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो रेजोल्यूशन का नाम तो सुना होगा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड रेजोल्यूशन। डायमेंशन का मतलब है विड्थ और हाइट, रेजोल्यूशन का मतलब है कि आपकी स्क्रीन पे कितने पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं या आपकी पिक्सेल्स कितने प्रिंट हो रहे हैं। वो स्क्रीन का जो पिक्सेल्स हैं वो जनरली 72 होते हैं, ठीक है? 72 का नंबर यूज़ किया जाता है, 90 भी कर लेते हैं 90 तक, बट दैट्स इनफ।
प्रिंटिंग में 72 एंड 90 टू 96 दीज आर नॉट इनफ। प्रिंटिंग में आपको ज़्यादा पिक्सेल्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है, एंड वहाँ पे आपके पास 300 DPI यूज़ होती है बहुत कॉमनली। कई केसेस में बड़े बिलबोर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं, 600 DPI भी यूज़ होती है, बट ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। बताने का मकसद ये है कि आप जब डिज़ाइन कर रहे हो तो देख रहे हो कि डिज़ाइन तो एक ही बंदा कर रहा है, बट कितनी डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हो फॉर डिजिटल मीडिया, यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपको पता हो कि आपने किसके लिए डिज़ाइन करना है। एक डिज़ाइन डिजिटल के लिए बन गया है, वो प्रिंटिंग के लिए नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि उसका साइज़ इनफ नहीं है। सो जो प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन है बना है, वो डिजिटल के लिए यूज़ हो सकता है, राइट? ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कलर्स के बारे में क्वेश्चन किया था, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कलर जो बेसिकली आपके ऊपर आते हैं, इंसान की परसेप्शन के ऊपर हैं बेसिकली। ग्रीन कलर जैसे फॉर एग्जांपल नेचर और ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, राइट? सॉरी, ग्रीन इकोनॉमी मतलब नहीं होता। ग्रोथ की वजह से, बिकॉज इकोनॉमी जो है वो देखी जाती है इस परसेप्शन से कि ग्रोथ हो। क्लाइमेट के लिए भी या यूज होता है। क्लाइमेट के लिए भी यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। कुछ केसेस में यस पीस के लिए भी यूज़ होता है, जैसे वो डव के ऑलिव ब्रांच के लिए यूज़ होता है। या बिल्कुल ट्रू। ब्लू जो है वो कलर सिग्निफाई करता है आपका स्काई, वाटर, आपको वो कामनेस देता है, जैसे हमने पहले बात की है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसमें, वो ये है कि ये आपके लिए ये ट्रू हो सकती है, ये बातें किसी और कल्चर में ना ये बातें बिल्कुल डिफरेंट होंगी, राइट? यानी कि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा ना यहाँ से, तो वो सामने चेयर्स भी लगी हुई हैं, वहाँ से बेहतर व्यू आ सकता है। आई वुड वांट कि आप लोग ना बेहतर व्यू में बैठ जाओ। परसेप्शन सॉरी, ये वाली आप प्लीज़, थैंक यू। सही है, ऑल गुड, सबको नज़र आ रहा है? अगर नहीं भी आ रहा तो आप स्विच कर सकते हो, दिस स्टिल अ चेयर। या ओके, सो बेसिकली जैसे मैं बात कर रहा था कि कुछ सोसाइटीज़ में उन कलर की सिग्निफिकेंस बहुत डिफरेंट है, ठीक है? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दीज थिंग्स। क्यों? आप जब ऐड बनाएंगे, आप जब वीडियो एडिट करके बनाएंगे, ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप किसके लिए बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई डिज़ाइन बना दिया, कोई वीडियो बना दी, आपको ठीक लग रही है, मगर जिस बंदे के लिए वो है, जिस सोसाइटी के लिए वो है, जिस आप कह लें रिलीजियस ग्रुप के लिए वो है, वो उससे ऑफेंड हो जाए, ठीक है? या वो ट्रिगर हो जाए। तो यू हैव टू इंश्योर कि आपकी ऑडियंस कौन है और आप किसके लिए बना रहे हो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए हमने पीछे बहुत सारी परसेप्शन के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं। तो आप अंधाधुन नहीं बनानी चीज़ें, यू हैव टू प्लान इट आउट कि आप किसके लिए बना रहे हो। सो ये एक ब्रांड है टाइड, जो बेसिकली B2B बिजनेस है, ठीक है? ये बेसिकली दूसरे बिजनेसेस को बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, जैसे B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर, यू नो, एक ही बात। सो बिजनेस, आपने जनरली देखा होगा कि आप किसी कॉर्पोरेट वेबसाइट पे जाते हैं, किसी बिजनेस की वेबसाइट है, वो मोस्टली ब्लू होती है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लूज यूज होते हैं, ठीक है? कई दफ़ा ग्रीन्स हो जाते हैं, बट ब्लूज कॉमनली यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू जो कलर है वो कॉर्पोरेट कल्चर में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, राइट? आप जब ब्लू देखते हो तो आप काम फील करते हो ना, तो जब आप काम फील करते हो तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे के साथ आपका एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है। हॉस्टिलिटी में कभी भी कोई किसी का दोस्त नहीं बनता, आपको उसके साथ एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट या एक सर्टेन लेवल ऑफ कामनेस होती है, तब आप उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हो, आप उससे बात करते हो, राइट? अदरवाइज नहीं करते। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट आपको सेफ फील करा रही है अपने पास, एंड बात वैसे भी फाइनेंशियल्स की हो रही है, तो यू हैव टू इंश्योर कि यू नो बिजनेस इज सेफ है। सो वही बात है, कलर मीनिंग वही बात जो हम कर रहे हैं, मूड चेंज हो जाते हैं। वार्म कलर्स की अगर हम बात करें तो वार्म कलर्स में बहुत सारे कलर्स जो होते हैं वो एनर्जेटिक उसमें थीम में आते हैं। रेड्स हैं, ऑरेंजेस हैं, येलो है,
पढ़ सकते हैं सब ऊपर वाली लाइन या बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है? चलो इतना कुछ इसमें पढ़ने को नहीं है बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज के रेड कलर जो है दैट इज एसोसिएटेड विद पैशन लव लस्ट एंड डेंजर डेंजर के साथ भी वार्निंग्स के साथ एसोसिएट होता है एंगर के साथ एसोसिएट होता है जैसे आपने कहा है तो आप एकदम से देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं दो मूड्स हैं आप फरवरी में देखते हो कि आपको बहुत सारे रेड्स नज़र आते हैं आपको पता है वैलेंटाइंस डे आ रहा है राइट एंड ब्रांड्स बहुत सारे इस चीज़ को यूज़ करते हैं वो अपनी जो पोस्ट बनाते हैं वो रेड की टोन से बनाते हैं पिंक की टोन से बनाते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये अभी ये है बट कुछ केसेस में रेड डेंजर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है एग्जैक्टली वेरी गुड एग्जांपल सो आपने वो बहुत ज़्यादा देखा होगा यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्पेन में बुल फाइटिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है और उनको रेड कलर दिखाया जाता है राइट सो साइन बोर्ड्स देख लें राइट ट्रू एक और एग्जांपल आपकी बिल्डिंग में आई डोंट नो है कि नहीं आपने देखा होगा कि एक फायर एक्सटिंग्विशर रेड होता है और उसके ऊपर वो खिड़की भी पूरी वो रेड लगाई हुई होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो आपको एक अलर्ट कर रही है कि ये चीज़ यहाँ पे है ऑरेंज की जो है वो पॉजिटिविटी दिखाती है बट इन अ मोर एनर्जेटिक वे राइट कई एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो अपनी थीम जो है वो ऑरेंज रखते हैं गैटोरेड ठीक है वो बहुत कॉमनली वो यूज़ करता है गैटोरेड येलो की बात कर लेते हैं येलो जो है वो इस स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे हैप्पी कलर यूज़ होता है वो आपको फ्रेशनेस का एहसास दिलवाता है सनशाइन के साथ एसोसिएट होता है सनफ्लावर्स के साथ एसोसिएट होता है थोड़ी फ्रेशनेस फील होती है देख के अनलाइक दी अदर टू वार्म कलर्स कूल कलर्स की तरफ आते हैं तो ब्लू ग्रीन पर्पल हमारी ब्रांडिंग में भी दो किस्म के कलर्स अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा शुरू में तो ऑरेंज और पर्पल यूज़ हुआ हुआ है एक सर्टेन शेड एंड व्हाट दैट सिग्निफाइज इज टू थिंग्स सबसे पहले जो है वो हमने इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्पल क्या एसोसिएट कर रहा है एसोसिएटेड विद लग्जरी रॉयल्टी मिस्ट्री राइट एंड कुछ केसेस में इट्स एसोसिएटेड लाइटर शेड जो होते हैं वो रोमांटिक उसमें एस्पेक्ट में यूज़ होते हैं या स्प्रिंग में यूज़ होते हैं सेम वे ऑरेंज जैसे मैंने कहा एनर्जेटिक उसमें डिज़ाइंस में कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होते हैं सो व्हाट वी रिप्रेजेंट इज़ के वी आर वेरी एनर्जेटिक टीम राइट एंड हम जो है वो आपके जो बिजनेसेस के लिए हम कह रहे हैं जो बिजनेसेस हैं उनको हम अपने साथ ऐसे फील कराते हैं कि जैसे कि दे आर अबाउट टू बी इन बिजनेस विद समथिंग विच इज़ luxury and a royalty they will feel special कि अच्छा or you know they're being associated with something like this so बहुत छोटी सी चीज़ है कहने को but this is very important हमारी ब्रांडिंग के अंदर आती है मैं आपको एक दफ़ा पीछे भी लेके जाऊंगा अपना लोगो दिखाऊंगा because there are a couple of more things to read about it उसमें और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी ब्लू जो है वो कामनेस जैसे हमने बात की लॉयल्टी की बात की ऑरेंज भी है ना आपके लोगों में yeah so है आपकी टीम yeah so you see आपने लाउजीनेस नहीं दिखानी you have to tell them कि आप उनके बिजनेस के बारे में ज़्यादा एक्साइटेड हो right for any client you work with वो क्या देख रहे होते हैं कई दफ़ा आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होगी पर आप क्लाइंट को कोई दो चार ऐसी बातें कर जाओगे कि वो एकदम से इम्प्रेस हो जाएगा कि वो नहीं यस ये बंदा मेरे बिजनेस के बारे में इंटरेस्टेड है सो दैट्स द एनर्जी यू शुड हैव राइट एंड ये एनर्जी चाहिए हमें इस पीछे वाले सेक्शन के अंदर थोड़ा सा लाइट अप करें क्या बोरिंग हो गया है क्या बोरिंग लग रहा है या थोड़ा सा इसको करें और या नहीं ठीक है ग्रीन जो है वो हमने जैसे बात की नेचर और ग्रोथ के लिए यूज होती है कामनेस के लिए यूज होती है न्यूट्रल कलर मेरे फेवरेट ठीक है सो आज मैं खुद भी न्यूट्रल मैंने भी अपनी थीम रखी हुई है न्यूट्रल कलर्स जो होते हैं वो बेसिकली उनमें ब्लैक आ जाता है वाइट आ जाता है ग्रे आ जाता है ब्राउन और बेज कलर भी मोस्टली न्यूट्रल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं डिज़ाइन में बट क्या चीज़ें प्रेजेंट करती है आपने रियल एस्टेट की ब्रांडिंग्स देखी होंगी रियल एस्टेट कंपनीज जितनी भी हैं उनकी पोस्ट जो होती हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर होती हैं मोस्टली लोगो गोल्ड में होता है
जिसको हम कह लेते हैं बेज कह लो, राइट। इसी तरह सेम उन्होंने कई कई उसमें वाइट यूज़ किया होता है, वाइट के ऊपर ब्राउन 18 की जैसे कि ब्रांडिंग है, राइट। सॉरी, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे आप रियल एस्टेट की एग्जांपल्स उठा सकते हो जो आपको ये चीज़ फॉलो करते नजर आएंगी, और वो क्यों करती हैं? क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, एलिगेंस, दैट इज़ व्हाट दे सेल। उनकी आप कीवर्ड्स में भी देख सकते हो। आप जो ही उनकी एड कॉपी पढ़ोगे या उनके ग्राफिक देखोगे, यू विल सी कि उन्होंने यही वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, एलिगेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, रॉयल्टी, फील लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें, सोफिस्टिकेशन उनके उसमें। वाइट जो है वो प्योरिटी और इनोसेंस जो है वो बेसिकली उसके साथ लिंक की जाती है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेडिंग्स के अंदर कॉमन थीम होती है वाइट्स की। Reality में वाइट मैरिज के साथ associated है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है, यप। और बहुत सारी ऐसी आप पोस्ट देखोगे जो ऑनलाइन जिसके अंदर आपको एक तरह का मैसेज दिया जा रहा है अच्छा किस्म का, राइट, पॉजिटिविटी का, वहाँ पे वाइट यूज़ होते हैं। ग्रे जो कलर है वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है, पर्टिकुलरली आपके जो ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर सम वॉट, बिकॉज ग्रेज जो है वो थोड़ा सा डल चले जाते हैं सोशल मीडिया पे। हाउएवर इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ सोफिस्टिकेशन दिखाता है बट विद अ लिटिल मोर पावर, राइट। मेटल के साथ थोड़ा associated मेटल के साथ बिल्कुल ऐसा है। इसमें अगर आप डिज़ाइंस में अपने थोड़ा सा इफेक्ट्स डाल रहे हो तो वो आप बेसिकली वो दिखा सकते हो। देन अगेन रियल एस्टेट बहुत फेमस है यहाँ पे। कोई स्टील, आयरन, इस ये ब्रांड्स जो सेल कर रहे हैं, है। हाथ से logo इसी एल्यूमिनियम, ठीक है, इस तरह के ब्रांड्स हैं, वहाँ पे ये कलर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, मैंने कल्चरल डिफरेंसेस की बात की थी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ हमारा जो रीजन है उसमें कलर्स को डिफरेंट तरीके से परसीव किया जाता है। पुरानी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि इन कलर्स, सेम कलर्स को जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको बहुत डिफरेंट तरीके से परसीव करती थी, बहुत डिफरेंट उसके बारे में सोचती थी। आज भी चाइना में, जापान में, कोरिया में, जो ये एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप देखो वाइट कलर जो है वो डेथ और मोर्निंग के साथ जो है, और इवन बैड लक के साथ एसोसिएट किया जाता है। हम तो देख रहे हैं पीस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। हमने कहा कि वेडिंग्स के साथ आपने कहा जैसे, और वहाँ पे वो टोटली ऑपोजिट चीज़ है। तो अगर वो डिज़ाइन में वो चीज़, आपकी टारगेट ऑडियंस अगर इन कंट्रीज़ में से है और आपने अपने डिज़ाइन में ये चीज़, ये कलर डाला है, तो वो ऑफेंड हो सकता है, राइट। सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सब जो इतना समझना इस बात को। अच्छा, ये डायग्राम एक इसके ऊपर है, एक्चुअली मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप सबको मिल भी जाएंगी, तो आप बेहतर इसको पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे मैंने ये इस चार्ट के अंदर ना डिफरेंट कल्चर्स के कैसे वो इफेक्ट करते हैं, वेस्टर्न, फार ईस्टर्न, इंडियन और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में डिफरेंट कलर्स को कैसे परसीव किया जाता है। मैं अगर थोड़ा सा आई क्विकली गो थ्रू दिस। जैसे हम बात कर रहे थे ब्लैक कलर की, वेस्टर्न कल्चर के अंदर डेथ, मोर्निंग, इंटिमिडेशन, इसको एसोसिएट किया जाता है ब्लैक कलर से। फार ईस्टर्न कल्चर में हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी देखी जाती है ब्लैक कलर के अंदर। इंडियन कल्चर में आपने देखा है कि ब्लैक से ईवल एसोसिएट होता है। आप ब्लैक मैजिक की एग्जांपल ले लो। आई मीन ब्लैक इज नॉट अ बैड कलर, बट एकदम से ब्लैक समझा, ईवल, गंदा समझा जाता है, राइट। नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसी वजह से रात को अंधेरे में कई लोग जाते हुए डरते हैं। हालांकि मतलब हम वही सब चीज़ें दिन में भी देखते हैं, पर उसी सेम जगह के ऊपर रात को जाते हुए आपको डर लगेगा। मिडिल ईस्टर्न कल्चर के ऊपर आ जाओ तो वो मिस्ट्री, मॉर्निंग और रीबर्थ ब्लैक कलर से एसोसिएट करती है। अच्छा, आप अगर इसी तरह आप ब्लू की तरफ आ जाओ, क्योंकि ब्लू के बारे में हमने बात किया। वेस्टर्न कल्चर में ब्लू कलर ट्रस्ट और कामनेस के तौर पे यूज़ किया जाता है ब्रांडिंग के अंदर। हमने टाइड की एग्जांपल जैसे देखी है फॉर एग्जांपल, बट उसी के साथ साथ डिप्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। कई ऐसे क्लिनिक्स होंगे, कई ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो कि ये चीज़ कैटर करती हैं, जो साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स है वो इसको अपनी ब्रांडिंग में इनकॉर्पोरेट करते हैं वहाँ पे। फार ईस्टर्न कल्चर के अंदर ब्लू कलर
एज अ फेमिनिन कलर यूज़ किया जाता है और एज अ रिलैक्सेशन या हीलिंग कलर यूज़ किया जाता है। वैसे भी फेमिनिटी जो है वो उसको हीलिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे मदर केयर जो है वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा कामनेस के लिए, कंफर्ट लेवल के लिए, दैट्स द एसोसिएशन। इंडियन कल्चर में स्पोर्ट्स और स्ट्रेंथ के लिए भी ब्लू कलर यूज़ किया जाता है। मगर मिडल ईस्टर्न कल्चर के अंदर यही सेम ब्लू कलर मॉर्निंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और स्पिरिचुअलिटी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो दिस डिफरेंस कि आप किस टारगेट ऑडियंस के लिए अपना डिज़ाइन बना रहे हो, अपनी वीडियो क्रिएट कर, अपना कंटेंट बना रहे हो, ताकि यू डू नॉट ऑफेंड देम एंड वो चीज़ फील करें जो आपने एड्रेस करनी है। अच्छा, बहुत सारे कलर जैसे हमने बात की है, तो मॉडर्न डिज़ाइंस के अंदर ना कलर्स जो हैं सटल हो गए हैं। एक ज़माने में जैसे आप रेड और ग्रीन यूज़ कर सकते थे और वो टोन्स थोड़ी ज़रा डार्क टोन्स यूज़ होती थी। अब जो है वो पेस्टल कलर्स यूज़ होते हैं, ज़रा लाइटर टोन्स यूज़ होती हैं। वाई? थोड़ी कामनेस का इफेक्ट देती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं अपने सामने, इसमें पिंक और ग्रीन जो है उसका कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है, जो कि ट्रेडिशनल रेड और ग्रीन होता था, रेड और ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट बनता था। नाउ इट इज़ पिंक एंड ग्रीन, क्योंकि ये ज़रा इट्स लाइटर टू द आई, राइट? कलर्स की बात हो गई, तो अब डिज़ाइन के अंदर आखिरी बात जो करेंगे वो करेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। टाइपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉमन मिस्टेक इंटर्न्स जो करते हैं वो ये करते हैं कि एक ही डिज़ाइन के अंदर 3 डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। बिल्कुल भी नहीं करना होता। ऑल्सो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर कि आपको टिपिकल जो भी फॉन्ट्स मिलते हैं आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के अंदर, आप डायरेक्टली वो यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। एक ज़माने में टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होता था, हर जगह पे वो लगा हुआ है, लीगल के अंदर भी। फिर एरियल आया, फिर एक बहुत फेमस फॉन्ट है, बहुत कंट्रोवर्शियल फॉन्ट है, कैलिब्री। तो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने के लिए वो भी यूज़ किया गया, ठीक है। बट ये सब फॉन्ट्स जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स में ठीक लगता है, पर डिज़ाइन के अंदर ये फॉन्ट्स जो हैं वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं रही, इनको अच्छा नहीं समझा जाता। अब इनके ऑल्टरनेट्स यूज़ किए जाते हैं। अब वो ऑल्टरनेट्स कहाँ से लेकर आए? इनके बहुत सारे कॉमन ऑल्टरनेट्स हैं जो आपको फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिसोर्सेज से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल फॉन्ट्स है, वो आई थिंक सुना होगा कुछ लोगों ने। गूगल फॉन्ट्स आपका बिल्कुल फ्री है, आप उस पे फॉन्ट्स ब्राउज़ करें और वो उनका फ़ायदा ये है कि वो आपकी उसके ऊपर वेब फॉन्ट्स भी होते हैं, तो आप इजीली अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और वो कंपैटिबल होते हैं एंड फ्री हैं, तो मतलब व्हाई नॉट। तो कुछ कॉमन फॉन्ट्स हैं, लाटो एक बहुत कॉमन फॉन्ट है जो डिज़ाइंस में यूज़ होता है, मॉन्स्ट्रेट यूज़ होता है, ठीक है, सैंस सेरिफ यूज़ होता है, ओपन सैंस यूज़ होता है, रोबोटो यूज़ होता है, ठीक है, नुनीतो यूज़ होता है। ये बहुत कॉमन किस्म के फॉन्ट्स हैं जो कि एज रिप्लेसमेंट्स हैं, और ये आप नोटिस करोगे जब आप ये यूज़ करोगे, आपके डिज़ाइंस ऑटोमेटिकली जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ टाइपोग्राफी में देखने वाली है, कई लोग क्या करते हैं कि एक जगह ये जो सैंस सेरिफ जैसे आपने बोला है, सैंस सेरिफ बेसिकली सिर्फ फॉन्ट नेम नहीं है, बल्कि सैंस सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं वो एक टाइप ऑफ फॉन्ट होते हैं जिनके एजेस के ऊपर जो है वो थोड़ी सी कर्न आती है। इसी तरह कुछ फॉन्ट्स हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, एजेस के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं। कुछ फॉन्ट्स हैं जो कि टाइप स्क्रिप्ट होते हैं, जो आपके जैसे टाइपराइटर के ऊपर जिस तरह का फॉन्ट होता था, राइट। कुछ होते हैं जो कर्वी फॉन्ट्स होते हैं, जो कर्ल्स होते हैं जिनके साइड्स के ऊपर, राइट, कर्सिव फॉन्ट्स जो होते हैं। एक ही डिज़ाइन के अंदर 2 डिफरेंट कैटेगरीज यूज़ करना एक बहुत बैड प्रैक्टिस है। यानी कि आपने ओपन सैंस फॉन्ट सैंस सेरिफ यूज़ किया और नीचे आपने कर्सिव यूज़ कर लिया, बैड प्रैक्टिस, बहुत रेयरली कहीं ना कहीं यूज़ होगी, राइट। जब भी आप एक फॉन्ट चूज़ करो अपने डिज़ाइन के लिए, नंबर 1 स्टिक विद वन फॉन्ट ओनली, ठीक है, उसी की वेरिएशंस यूज़ करो। हेडिंग जो है उसी की ब्लैक वेरिएशन में या एक्स्ट्रा बोल्ड वेरिएशन यूज़ कर लो। एज यू कम डाउन सब हेडिंग के ऊपर मीडियम वेरिएशन यूज़ कर लो। बॉडी टेक्स्ट पे आते हो, रेगुलर यूज़ कर लो, सेमी बोल्ड यूज़ कर लो, बट स्टे विद वन फॉन्ट ओनली। बहुत ही कम केसेस के अंदर वेबसाइट डिज़ाइन में पर्टिकुलरली ऐसा हो सकता है कि आपको 2 फॉन्ट्स यूज़ करने पड़े, ठीक है। उस केस में भी आप ऐसे फॉन्ट्स चूज़ करो जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है जिनके अंदर, राइट। तो ये प्रोफेशनल अप्रोच है, फॉलो दैट।
जैसे कि ये एग्जांपल है एक, आप जब डिज़ाइन कर रहे हो यू हैव टू इंश्योर कि आपका फॉन्ट रीडेबल है, राइट? इसलिए तो आप टाइपोग्राफी इंपॉर्टेंट है। ये फॉन्ट जो है जहाँ पे बहुत अच्छा बोल्ड है, सब कुछ है, बट अगर आप इन दोनों को देखोगे, व्हाट डू यू थिंक सबसे ज़्यादा रीडेबल कौन सा है इन दोनों में से, राइट? ठीक है, सो या करेक्ट, राइट वाला इज मोर रीडेबल। एंड उसके अंदर अच्छी बात क्या है उसके बारे में? आप बताओ यार, ब्लैक जैकेट। इसमें अच्छी बात ये कि रीडेबल है और मजा आता है, ये ज़्यादा आता है, अच्छी बात है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो इसमें डिज़ाइन की यूज़ हुई हो? सेम जस्ट अलाइनमेंट थी। ओके, आप बताओ ब्लू। हाँ हाँ, ये तो कीवर्ड्स हो गए ना बड़े जनरल किस्म के, थोड़ी सी टेक्निकल की साइड पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक लेटर्स के अंदर बीच में क्या फ़र्क है? गुड 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 गुड, नाउ यू आर देयर। ठीक है, सो लेटर स्पेसिंग यूज़ की गई है, लाइन स्पेसिंग यूज़ की गई है, लाइन हाइट यूज़ की गई है, और उसको करने से आप ऑटोमेटिकली ये बहुत अच्छा रीडेबल हो गया है, और ये सब कुछ एक बैलेंस में आ गया है, राइट? सो साथ साथ आपके डिज़ाइन के रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं। ये देख लो, ये बहुत रीडेबल है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें लेटर स्पेसिंग नहीं है, इसमें लाइन स्पेसिंग अच्छी नहीं है, एंड ये बहुत स्क्वीज लग रहा है, राइट? सो यू हैव टू इंश्योर कि आपके डिज़ाइन में जो टाइपोग्राफी यूज़ हो रही है वो ऐसे यूज़ हो रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट परसेप्शन, सेंसेशंस, डिज़ाइन। बेसिकली ये बताना आपको ज़रूरी था सो दैट यू हैव एन आइडिया कि बेसिकली हम जो है वो बेसिक आगे जो बात करने लगे हैं उस सब में ये चीज़ें कहाँ फिट इन होती हैं। मैं ये सब चीज़ें तो आई थिंक आपने बहुत कॉमनली सुनी होंगी, ठीक है, बट इनको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम जो ऐड लगाने लगे हैं उसका डिज़ाइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर टाइम क्यों स्पेंड करना है, जो ऐड कॉपी आप लिखने लगे हो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि आपको उस ऐड को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करवाएगी, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो क्या होनी चाहिए कि आप उसको रीच आउट कर सको। देखो, ऐड आजकल सबके लिए बनाना बहुत ईजी है। आपने लिटरली फेसबुक खोलते हो, आपने एक पेज क्रिएट किया है, आपने एक पोस्ट लगाई है, उसके नीचे बूस्ट पोस्ट की ऑप्शन आ जाती है, राइट? विच इज़ बेसिकली अ वेरी एमेच्योर थिंग टू डू, क्योंकि आप पोस्ट बूस्ट करना इज़ फॉर वेरी जनरल पब्लिक। डिजिटल मार्केटर्स के लिए वो नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटर्स को ऊपर जाना है, दे हैव टू बी मोर प्रोफेशनल। कोई बंदा है ना जिसका छोटा बिजनेस है, उसको ना एक फैसिलिटी दे दी है कि आप चलो अपना खुद ऐड क्रिएट कर लो, एंड वेयर इट इज़ सम वॉट हेल्पफुल, वो बहुत एक्सपेंसिव है। बड़े बिजनेसेस उसको नहीं पसंद करते हैं। वाई? बड़े बिजनेसेस में बात होती है आरओआई की। आरओआई क्या होता है आप बताओ? चलो आपने बता दिया। वैसे व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन आई वुड लाइक कि आप हाथ रेज करो एंड देन यू आंसर द क्वेश्चन, या मैं जिससे पूछूंगा तो वो आंसर करे। डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करें, डिजिटल मार्केटिंग बहुत कॉमनली सुना होगा, ऑनलाइन बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, एक ब्लू जैकेट राइट देयर इन द कॉर्नर, आप मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? नो आइडिया। ओके, आप कोर्स से इधर क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? सॉरी, नहीं वैसे आप कोर्स कौन सा पढ़ रहे हो, जस्ट आस्किंग वैसे। Amazon पढ़ रहे हो, so this is very important for you. What I'm about to tell you, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। So particularly जो लोग यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, जो जो लोग यहाँ पे इवन वीडियो प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, या जो लोग स्पेशली ई कॉमर्स या ये अमेजोन इस तरह के वेबसाइट डेवलपमेंट इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो फोकस ऑन दिस। Digital marketing basically encompasses all online efforts to reach and engage with potential customers या clients, ठीक है? यानी कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हो। कन्वेंशनल मार्केटिंग के दो कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो क्या है भाई? अप कॉर्नर राइट देयर, आप बताओ। कन्वेंशनल मार्केटिंग जो होती थी उसमें क्या चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती थी? कोई आइडिया नहीं है? नो आइडिया। कौन बताना चाहेगा? अरे आप हाथ खड़ा कर लो, आप बताओ। ओके ओके, ब्रोशर्स वगैरह होते हैं। ब्रोशर्स वगैरह होते थे, आप बताओ। हम्म।
फिजिकली कैसे होती थी? जैसे नीचे हमारे साथ ब्रांच कंपनी है, इधर यानी लोग जाते हैं, चीज देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर उसे ऑलराइट, और कोई बताना चाहेगा? सो बेसिक, हाँ जो सॉरी, आपके जितने भी बिलबोर्ड्स हैं सेंटोरस का जो अभी स्ट्राइक वाला बिलबोर्ड है या आपकी ट्रेडिशनल मार्केट ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मार्केटिंग में एक बहुत ही कॉमन दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, जो कि आज भी यूज़ हो रहे हैं, इवन दो सेम स्केल पे नहीं हो रहे, बट आज भी यूज़ हो रहे हैं। एंड उनमें से एक काफ़ी इफेक्टिव है। एक जो है उसको कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला प्रॉब्लम, जिसको बहुत कॉमनली स्कूल में भी पढ़ाया जाता है वैसे तो, बट वो ट्रैवलिंग सेल्समैन यूज़ होता है कि एक बंदा है, उसको डोर टू डोर जाने के लिए कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है। पोलियो की कैंपेन्स आजकल भी अभी वो भी ट्रैवलिंग सेल्समैन में ही आती हैं, मोस्ट वो सेम थिंग है। कई दफ़ा आपके घर में आपके वो देखा फ्लायर्स आते हैं, आप गेट की तरफ जाते हो तो नीचे फ्लायर पड़े हुए होते हैं, हाँ, ट्यूटर्स अवेलेबल एंड इस तरह की चीज़ें, वो ट्रैवलिंग वाले उसमें आ जाती हैं। कन्वेंशनल मार्केटिंग में एक और चीज़ है जिसको कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं। कॉल सेंटर्स का अगर किसी का एक्सपीरियंस होगा तो बहुत सुना होगा। कोल्ड कॉलिंग बेसिकली अब जो कॉल सेंटर्स यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट्स स्टिल इन बिजनेस। एक और तरीके से यूज़ होती है फॉर फॉलो अप्स। मेरा मेंशन करने के रीज़न ये है कि आप जब यूज़ करोगे डिजिटल मार्केटिंग, तो आपका मेन गोल होगा टू लीड जनरेशन, राइट? मोस्ट बिजनेसेस चाहते हैं कि उनको लीड्स क्रिएट हो। लीड क्रिएट होगी तो नेक्स्ट स्टेप होता है फॉलो अप, और वो फॉलो अप है वो फिजिकली कोई बंदा करता है। पुराना तरीका जो तरीका अभी तक चलता आ रहा है, वो पर्सनली एक बंदा करता है। नए तरीके क्या आ गए वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे, बट अभी ये फॉलो होता है। इंपॉर्टेंस इसकी हमने डिस्कस कर ली, व्हाई इट मैटर्स। वेल, आपको यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी ब्रांड विजिबिलिटी कहाँ तक जा रही है, आपके कस्टमर्स जो हैं वो किस किस्म की प्रोडक्ट्स एंगेज कर रहे हैं, और आपका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो ईजिली स्ट्रीमलाइन हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एनालिटिक्स मिल जाते हैं, आपको पता है कि कौन से जेंडर जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा देख रहा है, कौन सा एज ग्रुप आपकी प्रोडक्ट्स देख रहा है, आप किस रीजन में आपकी प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज ज़्यादा देखी जा रही हैं, ये सारा डेटा आप तक पहुंच जाता है। आई होप एवरीबडी इज़ फॉलोइंग मी, कोई ज़्यादा पेस में अपनी मेरी ठीक है, सब फॉलो कर रहे हो, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। कहीं पे बोरिंग लगे तो विल टेक 5 मिनट ब्रीदर, ब्रेक ले लें, ज़्यादा हो रहा है, ओके 5 मिनट ब्रीदर कर लेते हैं। इस ब्रीदर में लेट्स लुक एट अ मीम, ठीक है। ये शो तो काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा, तो आई थिंक दिस विल बी फनियर। डैड, बेटा तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? सन, शुरू मजबूरी में किया था, अब मज़ा आ रहा है। तो बहुत फेमस डायलॉग है ये। आप जब डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो मजबूरी मतलब इन द सेंस के क्लाइंट्स के लिए काम करोगे, कहोगे कि अच्छा अपने, या आपके अपने बिजनेसेस होंगे, क्या पता आप अपनी प्रोडक्ट बनाते हो, आप उसको सेल करना चाहते हो, अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हो, तो वो मजबूरी आपकी होगी। बट जब आप करना शुरू करोगे ना, जब आप मार्केट अंडरस्टैंड करोगे, तो फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, जब आपको उसका रिटर्न नज़र आएगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है। लोगों को पढ़ना, लोगों को समझना ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 15-16 ईयर्स, एंड डिफरेंट किस्म के लोग आपको मिलते हैं इंडस्ट्री में, डिफरेंट किस्म के आपको बिजनेसेस उनके देखने को मिलते हैं, एंड देन यू कैन फिगर आउट कि अच्छा इनकी बैक स्टोरी क्या है। हम कुछ लोगों को जैसे टीवी पे देखते हैं, पॉलिटिशियंस ले लें फॉर एग्जांपल, आप उनको देखते हैं, आप बुरा भला भी कहते हो, आप क्रिकेटर्स ले लो, आप उनको जज करते हो ऑन द बेस ऑफ देयर स्पोर्ट, बट उनकी जो बैक स्टोरी है वो किसी को नहीं पता होती कि कौन सा पॉलिटिशियन कहाँ से आया है, कौन सा ब्यूरोक्रेट कहाँ से आया है, कोई स्पोर्ट्समैन है वो खेल रहा है वो कहाँ से आया है, उनके घरों के हालात क्या थे, वो ये क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना या समझना ना, वंस यू डू दैट, तो आपका परसेप्शन बहुत चेंज हो जाता है, राइट, एंड एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, आपके वर्क स्पेसेस, आपके स्कूल्स कॉलेजेस, उसमें इंक्लूजन बढ़ जाती है, और आपके लिए अपने लिए भी पर्सनली भी अच्छा है जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, देयर कल्चर, देयर पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ, इन सब चीज़ों के हट के, तो आप बेस पे तो इंसान हो ना, एंड इंसान की, हर इंसान की एक स्पेशल एक एक उनकी पर्सनालिटी होती है,
एक और वो टाइम से बिल्ड होती है, एंड वो बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? यू हैव अ लॉट टू ऑफर टू ईच अदर एंड टू लर्न फ्रॉम इट, राइट? जैसे आप आज मेरे से सीख रहे हो, कल को कोई आपसे सीखेगा, राइट? तो ये चेंज ज़रूरी है। एक और मीम देखें, ये भी काफ़ी फेमस फिल्म। डिजिटल एजेंसी पूछती है, सर व्हाई यू वांट टू डू डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? क्लाइंट 25 दिन में पैसा डबल। और ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी क्लाइंट्स का यही दिल होता है। एज सून एज आपको वो ऐड के पैसे पकड़ाते हैं, उनको उनको दूसरे दिन से ना वो शुरू हो जाता है कि ये कस्टमर किधर है, क्लाइंट किधर है, पैसे क्यों नहीं बन रहे, एंड नहीं बन सकते। 25 दिन में पैसा डबल नहीं हो सकता। ये काम डबल शाह भी नहीं कर सकते, जो लोग दे के भूल जाते हैं कि वो। तो पैसा जो है वो ऐसी चीज़ है जो हर कोई बनाना चाहता है और डबल करना चाहता है जितनी उसके पास है, बट इतना आसान नहीं है। चलो, आई थिंक जब बाकी सारे हो जाते हैं तो फिर हम रिज्यूम करते हैं। So speaking of design and everything, coming down to where we can use all of these things, right? It says areas of growth. And what that means is that when you're actually using digital marketing as a platform, first you need your brand development. So if you're working with a client who does not have a brand, first you need to create that. Second, your presence. Presence, by presence, I mean online presence. They should have a website. They should have social media accounts. They should have their business on Google, and they should have some sort of print material available as well. The third comes in is called marketing. That is where basically, thank you. So that's the one that we're talking about. That is where the digital marketers will come in. In marketing, I mean, I don't know if some of you have a background in marketing, some educational background in marketing. If you don't, let's just generally go through, this concept which says 10 C's of digital marketing, how that works. Sorry? Exactly. So marketing, this is basically a basic marketing concept. Yeah. And since we're doing digital marketing, the same rules apply. So if you have already studied it in your MBA or any other marketing course, the same concepts. So the concepts are the same, only the platforms change, right? So the concepts would remain the same. And what are the 10 C's? Number one, coverage. What that means is extent of your online presence. On which platforms you're present: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, Twitter, which is now basically X and banned in Pakistan, just like a lot of other tools. Yeah, LinkedIn. Well, a common perception about LinkedIn is that people actually, put up fake things about themselves over there, exaggerated stuff. But all of these social media platforms you can use for your digital marketing. These tools, they provide. It's basically called an ad manager, which helps you to create ads. And all of these platforms have their own. For example, Facebook and Instagram are from the same platform, which is called Meta, right? And Meta has one ad manager which can be used to create ads for Facebook and Instagram simultaneously, right? And now for WhatsApp as well, they're actually trying to move ads into WhatsApp as well. So that's also under their umbrella, right? Convenience, ease of access and interaction for customers. This is very important. Why? People don't have time, right? Once somebody comes online, should I continue in English or do you want me to have a mix? Everybody's understanding this? I want to ensure that everybody gets it, right? So having ease of access and interaction with customer, what that means is that your website
should be easily accessible to customers. It should not be cluttered. It should have the concepts that we talked about, for example, movement. We need to put up all these concepts into play here. We need to have a website where the customer knows if they go to your website, where do they apply? Where do they sign up? Where do they contact you? And for that matter, you might have seen some websites which have a big button on their top right corner, right? It says contact us, sign up, stuff like that. So it's very important that it's easier for the customer. If it's not, they will close your website immediately. That's very common. And there's a metric on Google which is called bounce rate. What bounce rate means is that if a customer opens up your website and they immediately close it without browsing, that's counted as a bounce, right? They come in, they go out. That's a bounce. And the more bounce rate your website has, the lower it is going to go in your search results, right? And that's bad for your SEO. That means your website is not providing value to your customers. It's not easily accessible, and the customers do not feel comfortable on your website. Same principle follows on your social media. If everything is cluttered, if clients, when they land on your social media, they don't see clear instructions, they don't see useful material, they're going to close it. Not a good practice. Cost. The financial are very important for people who actually pay for ads, right? Your customers, they're going to be, always in flames when talking about costs. Financial implications of digital marketing efforts. So what this implies, sorry? I can't see it. Urdu mein? I keep it bilingual, all right. So हमने बात की coverage की, convenience की, I hope everybody understands that, right? So cost is basically वही कि आपकी ad की cost क्या है, right? आपने एक ad लगाया है एक certain period of time के लिए, तो उसकी costing क्या होगी? Now this is very important. Why? हम marketing में ROI की बात करते हैं, return of investment जैसे हमने बोला है. हर customer is looking after return of investment. Everybody. कोई भी ना इसलिए नहीं कर रहा कि बस लग गया जो हो गया. They want some sort of return of investment. Either वो financial होगी या either return of investment in shape of selling their products जैसे. ब्रांड अवेयरनेस. Well, वो brand awareness जो आपकी होती है, for example, देखें दो किस्म के ads जिनकी हम बात करते हैं. एक होती है जो कि आपको selling के लिए यूज़ करते हैं. उसमें हम किसी certain type of click to action लगाते हैं, CTA जिसको कहते हैं. यानी आपने एक ad देखा, उसके नीचे लिखा हुआ है buy now, order now, right? एक होता है जो clients देखते हैं कि मेरी post के ऊपर engagement चाहिए, मुझे likes चाहिए, comments चाहिए, ये request. Sorry? हाँ, promotional ad से. So in that manner, what they do is कि वो एक different किस्म का ad है. उस केस में nobody is looking at leads, everybody is looking at comments and likes कि वो कितने हो रहे हैं. So ये दो किस्म के. अगर आप लीड्स का ऐड चला रहे हो तो आपको एंगेजमेंट नहीं मिलेगी. उस पोस्ट के ऊपर हो सकता है कि एक कमेंट आए टोटल या दो आए, मगर आपकी जो लीड्स आई हुई हैं वो 50 हो, तो आप क्लाइंट को कैसे जस्टिफाई करोगे कॉस्ट का? बाय टेलिंग देम कि उनकी कॉस्ट के अगेंस्ट ये नंबर ऑफ लीड्स आई हैं. इसमें फिर बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, CTC जिसको बोलते हैं, CTA बोलते हैं. बेसिकली वो कॉस्ट टू क्लिक होती है, कॉस्ट टू एक्शन है, इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत टिपिकल हो जाती हैं. एडवांस स्टेप थोड़ी, विल जस्ट स्किम थ्रू दिस, बट ये मैट्रिक्स आपको जस्टिफाई करने होते हैं क्लाइंट को. इसके बाद कम्युनिकेशन पे आते हैं. कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है एक और जो कि आता है. कम्युनिकेशन देखें, मेरी और आपसे बात हो रही है, राइट, एंड यू आर इंगेज टू मी, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बार बार आपसे इंगेज करता हूँ, मैं आपसे कोई चीज़ आपको दिखाता हूँ, जहाँ मैं नोटिस करता हूँ कि somebody is लाइक कोई इधर उधर जा रहा है तो मैं आई ट्राई टू इंगेज यू. ये कम्युनिकेशन में आती है. कम्युनिकेशन ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है. कई दफ़ा आप फ्रीलांसिंग के बारे में कोर्सेज देख रहे होगे, कुछ भी होगा, एवरीबडी टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. आप जब क्लाइंट से बात करते हो, आप योर क्वेश्चन एज वेल, when you are actually negotiating with a client, you need to have really good communication skills
to actually convince them that why your price is justified for your experience and your skill level, right? And if you don't have that, if your design is really amazing, and if you can't really express that to the client, you might, not make the same amount of money. So communication बहुत ज़रूरी है, and communication हो सकती है effectiveness of messaging से, यानी कि आपने एक पोस्ट बना के लगाई है और उस पोस्ट के ऊपर क्या मैसेज आप दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, राइट? कई दफ़ा ऐसे एड्स आपने देखे हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, हाँ ठीक है, कुछ ऐसी अप्रोच अप्लाई करते हैं, उनका अच्छा इफेक्ट भी होता है और उनका बुरा इफेक्ट भी होता है। जैसे कि कहते हैं कि इवन बैड PR इज गुड PR, सो ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बेस्ट बात यह है कि यू आर इन कंट्रोल फॉर द मेजॉरिटी पार्ट। आप कंट्रोल करते हो कि कहाँ तक आपका ऐड जाएगा, आप कंट्रोल करते हो कौन सा बंदा आपका ऐड नहीं देखेगा, ठीक है, और आप कंट्रोल करते हो कि अगर ये कोई फैक्टर किसी चीज़ को अफेक्ट कर रहा है तो मैं अपना दूसरा ऐड कैसे चेंज कर सकता हूँ। मार्केटिंग में बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस है AB टेस्टिंग की। AB टेस्टिंग ऐसे होता है कि आपने 2 एड्स लगाए हैं अबाउट द सेम थिंग, और उन दोनों के अंदर या तो ऐड का कॉपी डिफरेंट है या ऐड इमेज का डिफरेंट है, राइट? 2 डिफरेंट अप्रोचेज हैं फॉर द सेम थिंग, एंड आप उसको स्टडी करते हो कि उनमें से कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, A और B, राइट, कंपैरिजन के तौर पे, एंड जो उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है फिर ऑब्वियसली यू स्विच टू दैट। बहुत कॉमन है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, छोटे बिजनेस के पास इतना बजट नहीं होता, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट। कस्टमाइजेशन, टेलर टू योर कस्टमर्स ऑब्वियसली। सो जैसे हमने परसेप्शन की बात की है, ये वहीं पे आती है। योर बेसिकली आपकी जो पोस्ट होंगी, जो आपके मैसेजेस होंगे, जो आपकी वेबसाइट होगी, दैट विल बी टेलर्ड टू योर ऑडियंस, कि किस किस्म के लोग आपकी ये पोस्ट देख रहे हैं, दैट मैटर्स, राइट? आपने अगर आपका एक सर्टेन ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हम B2B की बात कर लेते हैं, अगर आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो बिजनेसेस हैं, तो आप एक सर्टेन लेवल ऑफ उसमें कंटेंट यूज़ करोगे जो क्लाइंट, जो बिजनेसेस को समझ आती है, राइट? अगर आपका कंज्यूमर के लिए वेबसाइट है तो आप उसके ऊपर वो लैंग्वेज यूज़ करोगे जो बिजनेसेस को नहीं, कंज्यूमर्स को समझ आती है, राइट? सो यू कैन टेलर योर डिज़ाइन, यू कैन टेलर योर कॉन्टेंट अकॉर्डिंग टू दैट। कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ वाई वी मेक सोशल मीडिया अकाउंट्स। हम फॉलोअर्स क्या है, राइट? बहुत गलत प्रैक्टिस है कि बॉट्स खरीद लिए नंबर दिखाने के लिए, मुझे 10,000 फॉलोअर्स दिखा रहे हैं, मुझे इतने मिलियन फॉलोअर्स दिखाने हैं, एंड देर ऑल बॉट्स, वो इंगेज नहीं करते। आप पोस्ट खोलोगे लाइक्स के ऊपर 10-15, बट हाउ डू यू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑन सोशल मीडिया? One, by being active. Otherwise, green jacket, what do you think? आप कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हो ऑनलाइन? ओके, और क्या करोगे? हाउ डू यू इंगेज विद द पीपल? उनको अपने पास एक ग्रुप में कैसे लेकर आओगे कि कम वॉच मी, कम सी मी? कंसिस्टेंसी, या नथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। अगर आप कोई स्पोर्ट्स के लिए जो है ना, यही चीज़ लगा के स्पोर्ट्स की सारे आज तक कैसे चल रहा है, जैसे इंगेजिंग लगाएंगे वीडियोस लगाएंगे। हाँ, वेरी गुड, देयर यू गो, नेविगेटिंग थ्रू कंटेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही, गुड, इंटरेस्ट होगा हाँ आपकी कम्युनिटी है उनका इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल ऐसा है। गाड़ियों का किन किन को शौक है? गाड़ियों के कार्स? नहीं, बाइक्स का? किस चीज़ का शौक है? उसकी बात कर लेते हैं। लड़कों में लाइक क्या शौक है? घरों का सर, अच्छा इंटीरियर वगैरह नहीं होता, ओके, गाड़ियों में नहीं है। कुछ थोड़ा सा मुझे बताओ। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स चलो, एक कॉमन चीज़ आ गई, शुक्र है। सो कम्युनिटी बिल्डिंग ऐसे होगी कि देयर इज़ अ ग्रुप जो स्पोर्ट्स को डिस्कस कर रहा है, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को। फॉर एग्जांपल हम PSL का एक ग्रुप बनाया हुआ है, रावलपिंडी का, राइट? रावलपिंडी कह लो, इस्लामाबाद का ग्रुप है, उसमें सारे इस्लामाबादी बॉयज़ इकट्ठे हुए हैं, लड़कियाँ इकट्ठी हुई हैं, दे टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, दे पोस्ट अबाउट स्पोर्ट्स, दैट्स अ कम्युनिटी, राइट? वो, और आप उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो टू सेल अ पर्टिकुलर सर्विस जो कि उसी चीज़ की है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर उस स्पोर्ट्स के ग्रुप में
कोई ऐसा वेंडर है जो कि बैट्स बनाता है, फुटबॉल्स बनाता है, वो अपना भी ऐड लगा दे कि आई मेक दीज, आई सेल दीज। दैट्स द बेस्ट बंदा ऑडियंस। अपना एक लोकल टूर्नामेंट भी करा सकता है, उसमें आपकी स्पॉन्सरशिप में आपकी मार्केटिंग भी हो गई और आप इंगेजिंग ज़्यादा हो। बिल्कुल ऐसा है। फूड के अंदर बहुत सारा ऐसा होता है कि फूड ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत सारे लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने गाड़ियों की एग्जांपल इसलिए दी थी कि बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है पार्क व्हील्स की, ठीक है, तो वो क्यों है, जो उनके CEO हैं वो क्यों आते हैं वीडियोस में खुद से, ही इज़ बिल्डिंग अ कम्युनिटी। वो व्लॉगिंग क्यों कर रहे हैं वो सुनील मंच है, बिकॉज ही इज़ बिल्डिंग अ कम्युनिटी, ही इज़ इंटरेक्टिंग विद हिज कस्टमर्स डायरेक्टली, और उसी वीडियो में वो अपनी प्रोडक्ट भी बेच देते हैं, राइट। ना आपको नीचे ऐड नज़र आ रहा होता है, या वो कभी अपनी गाड़ी धोते हुए आपको क्यों बार बार कहते हैं कि मैं रोज़ाना सुबह धोता हूँ, बिकॉज वो आप देखोगे कि सुनील मंच अपनी गाड़ी किस चीज़ से धोता है, राइट। Exactly. So because they don't make any money from putting up ads गाड़ियों के, classified से वो पैसे नहीं कमाते, they sell ads by building communities। वो communities आती हैं जब उनकी वेबसाइट पे, तो वो इनको indirectly वो अपनी products बेचते हैं, right? So that's how it's done। Well, conversion I think somewhat सबको ही पता होगा। conversion का मतलब ये होता है कि लीड एक आई है, उस लीड में से एक पर्टिकुलर जो बंदा है वो अगर आपका कस्टमर बन गया है तो वो कन्वर्ट हो गया। एंड आपको ऑब्वियसली आपको चाहिए कि जितनी लीड्स आई हैं उसमें हाईएस्ट कन्वर्जन रेट हो आपके पास, ठीक है। और फिर आखिर में आती है C, कंटिन्यूटी। इसमें आपकी बात आ जाएगी, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको एक ही डे एक ही टाइम एक पक्का कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम एक पॉडकास्ट करते हैं जो कि हर फ्राइडे को 10 PM पे आती है, राइट। एंड अगर हम पॉडकास्ट के एपिसोड नहीं कर पाते तो हम उसकी जगह कोई हाईलाइट वीडियो लगा देते हैं, वाई, ताकि उसी टाइम के ऊपर हमारे व्यूअर्स जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आएगी। एंड अब उस एल्गोरिदम को पता है कि ये रोज़ाना, ये हर फ्राइडे को 10 बजे इनकी वीडियो लगती है, और वो उसको उसी हिसाब से पुश करता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी भी कहते हैं इसको, कंसिस्टेंट रहना। सीज अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है कि जब हमने बात की है इन सीज की, तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली एक और थ्योरी है जिसको एडास बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ 5 चीज़ें हैं जो कि आपकी मार्केटिंग की किसी भी कैंपेन में डायरेक्टली आएंगी, राइट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कैंपेन बनाओगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें आपने ये चीज़ें, ये स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, ठीक है। अटेंशन कैसे ग्रैब करनी है, आपका विजुअल कंटेंट इतना कंपेलिंग हो कि आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली आपसे एकदम से अट्रैक्ट हो जाए कि ओके ये अट्रैक्टिव है। लोग एड्स के ऊपर इतनी मेहनत क्यों करते हैं, विजुअल एड्स क्यों बनाते हैं। पेप्सी, कोका कोला आज भी अपनी एड्स क्यों बनाता है, सब पीते हैं, सबको पता है, ठीक है, क्यों बना रहे हैं, फिर भी बिलबोर्ड्स क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू स्टे रेलेवेंट। और वो कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्समेंट के साथ बड़े मज़े के पॉप। और हर वो देखो, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर टाइम पे ना, हर जनरेशन के साथ उनके ऐड चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आजकल वो जेन जी को कैटर कर रहे हैं, राइट। बच्चों के उस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो उनकी टारगेट ऑडियंस वो बन चुकी है, वो उनको लेकर आना चाहते हैं। अटेंशन, इंटरेस्ट, सेम बात है। इंटरेस्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो इसके अंदर इतना इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि कस्टमर, ये फ्रीलांस, दिस वुड हेल्प इन फ्रीलांसिंग। व्हेन यू क्रिएट अ गिग, इट शुड बी सो माइक्रो फोकस्ड एंड इंटरेस्टिंग that it should distinct itself from other services, right? And that is how you will get that client. Desire is where we would actually think about perception. See, आपने ऐसी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर करनी है जो लोगों की डिज़ायर को टच करती हैं। आपने स्पोर्ट्स की वो बोला था, इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे लोग आप एक स्पोर्ट्स डिज़ायर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यू यूज़ दैट एज एन एग्जांपल, तो आप वो कल्मिनेट करते हैं। एक्शन, आप अपने ऐड के ऊपर नेक्स्ट स्टेप क्या क्रिएट कर रहे हो कि यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। सबसे ज़्यादा लीड जनरेशन की बात की जाती है ऐड के अंदर, तो यू नीड टू हैव अ क्लिक टू एक्शन। क्लिक टू एक्शन है साइन अप, ऑर्डर नाउ, कॉल नाउ, मैसेज नाउ, ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ बटन्स। वो जब कस्टमर प्रेस करता है, इधर यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू अ वेबसाइट और देयर फेसबुक और मैसेंजर या व्हाट्सएप मैसेंजर, एंड आप वहाँ पे उनको कर सकते हो। इवन कॉन्टैक्ट में कॉल नाउ में वो डायरेक्ट कॉल कर लेता है, राइट। एंड दीज आर वेज जिससे आप कस्टमर आपका डायरेक्ट आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है।
या कोई प्रोडक्ट आपने लगाई है तो वो ऑनलाइन उस पेज पे चला जाएगा जहाँ पे वो परचेज कर सकता है. सो एक्शन इंपॉर्टेंट है जब आप मार्केटिंग के हिसाब से लीड्स की बात कर रहे हो, राइट. इंगेजमेंट में भी बेसिकली वैसे इंगेजमेंट के जो इंगेजमेंट वाले एड्स हैं उनमें एक्शन क्या है, लाइक हार्ट रिएक्ट, स्माइलीज और शेयर कमेंट, ये एक्शंस हैं. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी पोस्ट पे ये सब है. फिर हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं. सेटिस्फैक्शन कैसे आएगी बीच में? सेटिस्फैक्शन जो है वो बेसिकली तब डेवलप होगी जब आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. वंस दे हैव मैसेज यू और उन्हें आपकी वेबसाइट से, आपके पेज से कोई प्रोडक्ट खरीदी है, कोई सर्विस खरीदी है, आप बेच के आप भाग ना जाओ या मैंने बेच दिया आप भाड़ में जाए क्लाइंट. यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम अगेन. आपको उनके साथ दोबारा से करना है ताकि दे कम बैक एंड बाय मोर प्रोडक्ट्स. आप अगर कस्टमर सर्विस अच्छी दोगे दे विल कम अगेन, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट entirely बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्विसेज. Feedback is definitely mandatory, right? रिलेशनशिप बिल्डिंग, वही जो पीछे हम बात कर रहे थे, ट्रस्ट बिल्ड होगा. गुड पैकेजिंग इसमें आएगी. गुड पैकेजिंग. गुड पैकेजिंग डेफिनेटली. सी, व्हेन यू सेल अ सर्विस और प्रोडक्ट, आप वो प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं कर रहे, यू आर बिल्डिंग अ कनेक्शन. यू नीड टू रिमेंबर दैट. व्हाई? मैंने ये मार्कर है, ये मैंने मार्कर बेचा है, ये शायद मेरे लिए मेरी एक प्रोडक्ट थी और मैंने आपको बेच दिया, आपको मार्कर चाहिए था, बट नाउ यू विल रिमेंबर मी कि आपने मेरे से ख़रीदा था. व्हेन यू यूज़ इट एंड इट्स गुड, आप याद करोगे यार उसने मार्कर लिया था वो अच्छा था, राइट. देन यू विल कम बैक टू मी, यू विल टॉक टू मी एंड मैं या फिर आपसे इंगेज करूँगा कि सर मैंने आपको मार्कर बेचा था, आर यू हैप्पी विद योर परचेज? एंड देन यू विल टेल मी एंड यू विल लाइक यार इस बंदे ने मुझे इंटरेस्ट शो किया है, दे एक्चुअली टेक केयर ऑफ मी, या फीडबैक, राइट. वंस दैट हैपन्स, मेरे और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल खुल गया. नाउ एवरी वीक या एवरी मंथ और सो आपका मार्कर खत्म होगा, यू विल कम बैक टू मी, यू विल बाय मोर मार्कर्स, राइट. वरना एक दफ़ा बेच के आपको मैंने क्या करना है? मैं आई डोंट मेक इनफ मनी सेलिंग वन मार्कर. आई मेक इनफ मनी जब आप एक साल में मुझसे 6 दफ़ा वही मार्कर खरीदोगे, राइट. जैसे ये कि रेफरेंस भी कोट करते हैं ना, इन्होंने मार्केट दिया आपसे, कोई पूछेगा तो आप वर्ड ऑफ माउथ. सी, दैट इज़ हाउ वी ऑपरेट एज वेल. हम आउटबाउंड मार्केटिंग नहीं करते, क्रिएटिव वाइब्स आउटबाउंड मार्केटिंग नहीं करता. इनबाउंड 15 साल में इतने कनेक्शंस और नेटवर्क्स बिल्ड किए हैं कि पीपल टेल ईच अदर या वो खुद आते हैं. मैं आज इधर क्यों आया हूँ? सेम रीज़न, राइट. सो ये चीज़ें, ये एक डायग्राम है, बेसिकली टेल्स द सेम थिंग, वेरी कॉमनली यूज़ होता है. थोड़ा विजुलाइज कर रहे हो सेम चीज़ को. आई बीन टोल्ड कि हमारे पास थोड़ा कम ही टाइम है, तो आई जस्ट रैप अप जो क्विकली मैं चीज़ें चल रहा हूँ. रीमॉडल मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने जो पीछे भी बात की है इसी को ये थोड़ा बहुत एम्फसाइज कर रहा है. और दैट रीन सॉरी ये रीम लिखा बट रीन है बेसिकली. रीन मॉडल जो होता है वो है रीच, एंगेज, एक्टिवेट एंड नर्चर. वही जो बात हमने पीछे की है एडास के अंदर, सेम मॉडल है. सो यू रीच आउट टू योर कस्टमर्स, यू इंगेज विद देम. ये ब्रांडिंग और इंगेजमेंट के अंदर आ जाता है. हाउ डू यू डू दैट? विजुअल्स, पिक्चर्स, वीडियोज, इंटरेक्शंस, ऑल ऑफ दैट. नेक्स्ट स्टेप आपका है एक्टिवेशन. एक्टिवेशन क्या है? जब आप सेल करते हो, राइट. किसी ने क्लिक टू एक्शन किया, सेल हो गई, दैट्स एक्टिवेटेड. नर्चर क्या है? फीडबैक. आप उसी सेम एक्शन को नर्चर कर रहे हो. नर्चर का मतलब ये होता है ना, केयर कर रहे हो, राइट. सो वो नर्चर आ जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इस मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, राइट. मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना. ये एक फनल है मार्केटिंग की जो बेसिकली यूज़ होती है स्टेप बाय स्टेप. रीच, इंगेज, एक्टिवेट, नर्चर, रीन, ऐसे याद रख लें आप इसको, ठीक है. सो कमिंग डाउन, ये सब कुछ हमने जो देखा है अभी सो फार, वी हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स, बट वेयर डू वी यूज़ देम? करें क्या इनका? इतना कुछ देख लिया. सो वेयर यू यूज़ दैट इज़ कि ये सारे सेक्शंस जो हैं, एप्लीकेशंस जो हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद, एक्चुअली इसके बजाय हम नीचे से स्टार्ट करते हैं. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO. ये बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, राइट. व्हाट डज दैट मीन? कि गूगल तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, पर गूगल सिर्फ एक सोल सर्च इंजन नहीं है. बिंग है, बिंग MSN होता था, ठीक है, याहू के ऊपर होता था, सफारी के अंदर अपना है. बट गूगल जो है ना वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. गूगल बहुत कॉमन है, एवरीबडी इज यूज इट, राइट.
सो ज़्यादातर लोग अपनी एफर्ट्स जो हैं वो गूगल के ऊपर फोकस रखते हैं। तो एसईओ का मतलब है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप गूगल आपको खुद आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं करेगा, उसको नहीं पता आपने वेबसाइट बनाई है। तो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है कि आपको वेबसाइट जो है वो गूगल के ऊपर रैंक हो जाए, राइट, या लिस्ट हो जाए। पहले लिस्ट होगी फिर रैंक होगी। सो लिस्टिंग आपको करनी पड़ती है, आपको गूगल को बताना है कि मैंने वेबसाइट बनाई है, कम टू माई वेबसाइट एंड क्रॉल इट। क्रॉल एक बड़ा कॉमन वर्ड है। क्रॉल क्यों यूज होता है? गूगल यूजेज अ थिंग कॉल्ड स्पाइडर। स्पाइडर एक बॉट होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में एक स्पाइडर नहीं होता, इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती है। वाई? बिकॉज वो आप जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो क्रॉलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टॉप से लेकर एंड तक वो हर चीज़ को बारी 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 रीड करता है। जैसे स्पाइडर्स क्रॉल करते हैं, वो उस तरह उसको क्रॉल करता है, राइट, एंड इट कैन ओनली रीड टेक्स्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आप करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज कर देते हो कि इवन इमेजेस के अंदर गूगल आपका टेक्स्ट पढ़ सकेगा। हम जब एसईओ की वर्कशॉप या उस पर जाएंगे ना, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ बेसिक ओवरव्यू। तो बेसिकली यू आर टेलिंग गूगल कि यहाँ देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरी वेबसाइट पे, और यहाँ ये मैं वैल्यू दे रहा हूँ, तो गूगल आपको ऊपर लेता जाएगा उन कीवर्ड्स के ऊपर। ये तो हो गया ऑर्गेनिक, ये आपने कुछ बेसिक चीज़ें की हैं वेबसाइट के साथ, ऑर्गेनिकली वो ग्रो करती जाएगी। अगर आपको शॉर्टकट मारना है, आपके पास बहुत पैसे हैं, ये कस्टमर्स के पास कई दफ़ा टाइम कम होता है और उनको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, फिर आती है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स। आपने गूगल का सर्च रिजल्ट देखा हो ना कभी, तो आपको टॉप के ऊपर एक स्पॉन्सर्ड लिंक भी नज़र आता है, राइट। वो लोग हैं जिनको रेस में जल्दी जाना है, राइट, वो पैसे दे के ना आगे चले जाते हैं, जो हमारे मुल्क में होता है बहुत ज़्यादा, पैसे दे के आगे जाने वाला काम। तो बेसिकली ये वो है। सो फिर हमारे पास आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम जो डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, वो टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन, कैसे आपको अपना डिज़ाइन इंप्रूव करना है, वाई दैट वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर सोशल मीडिया डिज़ाइन, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट एंगेजिंग पोस्ट फॉर योर कस्टमर्स। दे हैव टू बी वेरी वेरी एंगेजिंग, और उनको they need to follow the principles and rules we've talked about today, and then they will become more attractive, right? And also, once it's easier for the customers to browse through your page, it's highly likely they will actually stay there for a longer time. So इसी तरह influencer marketing है, influencer marketing, PR, paid food bloggers, इवेंट्स के ऊपर कई दफ़ा PR के बहुत सारे लोग आपने देखा है, वो तैयार तुर होके एक रेड कारपेट के ऊपर या तस्वीरों के ऊपर या जा रहे होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी पिक्चर लगा रहे होते हैं, आज आई ट्राइड दिस एंड दिस वाज रियली नाइस, और ये वो, या आज मुझे ये मेकअप का ये आइटम मिला है, और वो दे ओपन अप अ पैकेज, ऑल ऑफ दैट स्टफ, दैट्स PR, राइट। PR इसलिए इफेक्टिव है बिकॉज पर्सनल टच है। यू सी समबडी हु इज़ लाइक यू, हु इज़ यूजिंग दिस प्रोडक्ट, आप एसोसिएशन फील करते हो, तो लाइक ओके हुआ। या फिर मेकअप के फॉर एग्जांपल, सेम स्किन टाइप, और सेम आपकी उसके स्किन टोन, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी इफेक्ट करती हैं। थोड़ा कंटेंट मार्केटिंग वही सेम है जो हमने ग्राफिक्स की बात की है। इट मीन्स कि आप अपनी डेली पोस्टिंग से ये मतलब नहीं है रोज़ाना 10-10 पोस्टें लगाना शुरू कर दो, और दिस मीन्स इज़ कि आप कंसिस्टेंट रहो। हफ्ते में 2 लगा रहे हो तो 2 ही लगाओगे हफ्ते के अंदर, हर हफ्ते के अंदर। ईमेल मार्केटिंग, पुराना तरीका, स्पैम ईमेल आज भी भरी हुई होती है, राइट, एंड इवन दो वी हेट इट, इट्स स्टिल वेरी इफेक्टिव, राइट। जिनकी हमें ईमेल चाहिए होती है ना, हम वो देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मार्केटिंग ईमेल्स आती हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, जो नहीं होती वो हम उसको जाने देते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं सबके? डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें? व्हाई नॉट स्टिक विद द कन्वेंशनल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग? वेल, वन, इंक्रीज रीच। दुनिया इस वक्त ग्लोबल हो चुकी हुई है, वाई शुड यू लिमिट योरसेल्फ, राइट। आपने बिलबोर्ड लगाया है, वो एक रीजन को सिर्फ केटर करेगा जहाँ पे लोग गुजरते हैं वहाँ से डेली, बट व्हाट इफ थ्रू डिजिटल एड आपने लाहौर भी रीच कर लिया, कराची भी रीच कर लिया। व्हाट इफ कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ग्लोबल जा सकती है सर्विस, आप अमेरिका तक अपनी अप्रोच ले गए हो, अमेजोन की बात कर रहे हो, यू कैन नाउ सेल ऑन अमेजोन ऑफिशियली पाकिस्तान से। आप पहले नहीं कर सकते थे, इनडायरेक्ट तरीकों से करते थे, बट यू कैन डू दैट नाउ, राइट। सो व्हाई नॉट यूज दैट? इंक्रीज रीच। जो लोग आपके कस्टमर्स पाकिस्तान में, पिंडी में, पंजाब में इस तरह थे, अब आप ग्लोबली बेच रहे हो, यू मेकिंग मोर मनी।
टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, आपने अपना ऐड इतना टारगेट कर दिया कि आपकी राइट ऑडियंस तक आप रीच आउट कर रहे हो। आपका ऐड फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, सॉरी टॉयज का एक टॉयज़ ले लो, हाँ, तो दो या पेरेंट्स को दिखाना चाहिए, ठीक है, या बच्चों को दिखाना। बच्चे खैर सोशल मीडिया पे पहले तो नहीं थे, अभी फेसबुक के ऊपर बहुत कॉमन और ये हो रहा है यूट्यूब वगैरह पे, बट लाइक आप उन तक रहोगे, राइट। बहुत सारी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, आप नहीं चाहते कि फॉर एग्जांपल छली को बेच रहा है, वो आपका टारगेट कस्टमर है ही नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका आइटम है वो दैट कॉस्ट अराउंड 35-40,000, ठीक है, वो आप किसी ऐसे बंदे को नहीं दिखाओगे जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट आप उसको क्यों दिखाओगे ऐड जो रियल एस्टेट खरीदता ही नहीं है या जिसके पास वो पावर ही नहीं है खरीदने की, राइट। सो यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थ्रू दिस आप लिटरली चूज कर सकते हो अपनी टारगेटेड ऑडियंस, जो आप पहले नहीं कर सकते थे। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जब आप अपनी टारगेट कर सकोगे तो आपकी कॉस्ट भी इफेक्टिव हो जाएगी। जब आपको फालतू के आपको ब्रोशर नहीं बनाने, ठीक है, वो जाया नहीं, वो अलमारियों में कमरों में नहीं पड़े रहेंगे, राइट। सो ना आपकी कॉस्ट बच गई है बहुत हद तक। सो ये फ़ायदा हो जाएगा। मेजरेबल रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज मेजरेबल रिजल्ट्स। वाई? क्योंकि मार्केटिंग के अंदर इट्स मोस्ट इफेक्टिव अगर आप जो है वो आप रीमार्केटिंग कर सको या रीटारगेटिंग कर सको। व्हाट डज रीटारगेटिंग मीन? आपने एक टारगेट ऑडियंस बनाई है, आपका ऐड चला है, आपको उससे जो रिजल्ट आया है, आपको नेक्स्ट टाइम पता है कि नहीं इसमें कुछ फालतू भी आए थे, आप उनको निकाल दो, नेक्स्ट आइट्रेशन में वो काम हो गए, रीटारगेट दैट ऐड एंड दोबारा से उसको क्रिएट करो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि आपने किसी और कस्टमर के लिए, फॉर एग्जांपल हमने बैग्स बेचे किसी कस्टमर के लिए, राइट, ABC कंपनी थी, उन्होंने बैग्स बेचे। अब माइकल कोर्स कह रहे हैं कि आप मेरे बैग्स बेचो, ठीक है। अब मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट, मैंने बैग्स बेचे हुए हैं, जो वो रिजल्ट मेरे पास आया है, मैं वो टारगेट ऑडियंस यूज़ कर सकता हूँ टू सेल माइकल कोर के बैग एज वेल, राइट, दोबारा से नई ऑडियंस बनाने के बजाय। तो आई कैन लिटरली यूज दैट अगैन, क्योंकि मुझे पता है वो लोग हो सकते हैं। एंड देन सोशल मीडिया पे देयर इज अ थिंग कॉल्ड लाइक, यू कॉल दैट लुक अलाइक ऑडियंस, मार्केट पीछे सेकेंडरी में आ जाती है। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब है मैं ऐसा बंदा हूँ जो ऑनलाइन बैग्स खरीदता है, तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी मेरे पास जो एडेड हैं वो भी हो सकता है क्वाइट लाइकली है कि वो भी खरीदते हैं या उनकी परचेजिंग पावर सेम है, राइट, क्योंकि हम यूजुअली अपने आप को एसोसिएट अपने सेम लेवल्स में करते हैं, राइट। सो दैट वे आप जो है वो आप रीच आउट कर सकते हो उन लोगों के लिए, राइट। एक कम्युनिटी है जो कि फॉर एग्जांपल टैक्सीज चला रही है फॉर एग्जांपल, राइट। अब एक बंदा जो चला रहा है वही सेम उसका कॉलीग है, वो भी चला रहा है, उसका कॉलीग भी चला रहा है। अगर मैं एयर फ्रेशनर्स बेच रहा हूँ, एक बंदा मुझसे खरीद रहा है, तो अब वो बाकियों को रीच आउट भी मैं कर सकता हूँ थ्रू द सेम ऐड। तो ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी इसमें जो चीज़ है, इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट। नाउ इट्स मोर ईजी फॉर यू टू इंगेज विद योर कस्टमर, जो आप पहले नहीं कर सकते थे। आप उनको ऑनलाइन Q&As बना लेते हो, पोल बना लेते हो, लाइव चले जाते हो उनके साथ, वो आपसे वहीं पे बैठे बैठे क्वेश्चन पूछते हैं। ईलो की एग्जांपल ले लो, ईलो जो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स है उनके एड्स आपको बहुत नज़र आते हैं, मगर उनका आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो उनका CEO है वो खुद वीडियोज़ में आके वो प्रोडक्ट दिखा रहा होता है और बेच रहा होता है, राइट। एंड वो खुद अपने कस्टमर्स के साथ कई दफ़ा लाइव सेशंस में इंटरेक्ट करता है। वंस यू डू दैट तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ गई है और वही ट्रस्ट लेवल आपका बढ़ गया, लॉयल्टी बढ़ गई, एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। क्लोजिंग हम करेंगे अबाउट ऑल ऑफ दिस, लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मार्केटिंग डिजिटल स्पेस के अंदर आ गई हैं या क्रिएट हो गई हैं, राइट। मैंने शुरू में जैसे कहा था कि हम एंड पे बात करेंगे इसके बारे में। बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं जो आप डिज़ाइंस बनाते हो, ऑडियंस अपनी देखते हो टारगेट करने के लिए, रिसर्च करते हो, एंड ऑल्सो आप फॉर एग्जांपल कई दफ़ा ऐसा होता है आपके पास क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। व्हाट डू यू डू जब आपको नहीं पता कि मैंने महीने में कितनी पोस्ट में, अब महीने में अगर आप कह रहे हो कि आप एक दिन छोड़ के पोस्ट कर रहे हो, दैट्स 15 पोस्ट इन अ मंथ, राइट। अब 15 पोस्ट का आइडिया कहाँ से लेकर आऊँ? वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। नाउ इट्स सो ईजी, अब इतना ईजी हो गया है थ्रू AI। हाउ? आपको बेसिकली मार्केट रिसर्च करनी है तो आप अपने एड्स को आप सर्च कर सकते हो AI के थ्रू। कीवर्ड रिसर्च AI के थ्रू हो जाती है, वो आपको बता सकता है कि आपके एक कीवर्ड के अगेंस्ट
कंपटीशन किस लेवल का है, किस तरह के आपके जो कंपेटिटर्स हैं, इसको कंपेटिटर एनालिसिस भी बोलते हैं कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो क्या क्या कीवर्ड्स सर्च कर रहे हैं। यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज वेबसाइट्स आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड देन आपकी वेबसाइट भी रैंक कर सकती है। सेम वॉइस बेस्ड सर्च बड़ा कॉमनली आ गया, ईजी हो गया। पहले आपको टाइप करके सर्च करना पड़ता था, अब आप इजीली बोल के सर्च करते हो। एंड व्हाट दैट मीन्स फॉर आपकी इन मार्केटिंग परस्पेक्टिव कि कस्टमर्स अब आपको इजीली ढूंढ सकते हैं जस्ट बाय सेइंग और टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, राइट। आपने कई दफ़ा एक और भी चीज़ नोटिस की होगी कि आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो किसी से फ़ोन पे, मैसेज पे या इवन रेगुलर कम्युनिकेशन अभी हम कर रहे हैं, तो यू वुड नोटिस कि आपको उसी के तरह के एड्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, राइट। वेयर्ड, राइट। वो जिन नहीं बैठे हुए वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे शुफ शुफ नहीं हो रही है वहाँ पे ये एआई है सो एआई वो ये करता है कि एआई से आप बेसिकली वो आपका स्टडी करता है बिहेवियर एंड वो बहुत सारे लोगों का डेटा इकट्ठा होके वो प्रिडिक्ट कर रहा है और आपकी बात सुन के वो आपको केटर कर कस्टमाइज्ड एड्स दिखाता है। एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि आपके एड्स ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे, जैसे हमने बात की है, क्योंकि उन लोगों को नज़र ही नहीं आ रहे जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट लेनी नहीं है, और सिर्फ उन लोगों को नज़र आ रहे हैं जो आपके रेलिवेंट है, जो आप बात कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। चैटबॉट, ये मैं बताना चाह रहा था बेसिकली, या ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल मार्केटिंग होती थी पहले, आप खुद मैनुअली ईमेल लिख के न्यूज़लेटर्स बना के भेजते थे। अब बेसिकली मेलचिम्प जैसे टूल्स हैं, आपने एक टेम्पलेट बनाया, आपने डायनामिक अपनी टैग्स यूज़ किए, वो सब जितने कस्टमर्स आपकी, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस पे वेबसाइट है या ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपके पास लिस्ट आ जाती है कस्टमर्स की, राइट। एक एक्सेल शीट में आपने लिस्ट अपने कस्टमर्स की एक्सपोर्ट की, ईमेल आईडी सारी, और आपने फीड कर दी ईमेल ऑटोमेशन को, और आपने उनको न्यूज़लेटर एक साथ सेंड कर दिया। नाउ एवरी टाइम यू हैव अ न्यू प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट, आपने उनको वो ईमेल एक्शन ट्रिगर कर दिया, उनको ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की ईमेल मिल जाएगी कि नई प्रोडक्ट लगी है, राइट। जो चैटबॉट है, एक टाइम पे हम जो कस्टमर एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, सो आपको मैसेजेस का जवाब देना पड़ता है। यू ओपन अप अ चैट, वो कस्टमर ने बात की है, आप उससे बात करते हो, कई दफ़ा आप तब जाते हो कि कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, या कई दफ़ा कुछ ऑफेंसिव कह देते हैं, कुछ लोग आपसे गलत बात आगे कर लेते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है, पूरे दिन का आपके एक नेगेटिव गुजरता है, कोई ऐसी चीज़ कह देते हैं। एंड जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन है वहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, राइट। सो उसको टैकल करने के लिए या उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए चैटबॉट्स आ गए हैं। चैटबॉट्स क्या करते हैं कि वो एआई बेस्ड हैं एंड दे इंटरैक्ट विद कस्टमर्स डायरेक्टली, और बहुत सारी सवालात के जवाब वो खुद ही दे देते हैं। सो अगर कस्टमर ने कोई बात की है तो वो उसके कीवर्ड उठाते हैं कि ये इससे रेलिवेंट बात पूछ रहा है, और वो उसका जवाब उसको आप ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर दे देता है। अनटिल अनलेस के बहुत कोई एक्सट्रीम बात हो गई है तो वो तब वहाँ तक आता है। क्लोजिंग में मैं एक बात करना चाहूँगा, और बल्कि आपको एक सजेशन देना चाहूँगा फॉर एवरीबडी हु इज़ क्रिएटिंग कंटेंट, जो अपना सोशल मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं, जो इस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। व्हाट आई वुड से इज़ कि आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना है, राइट। सो चैट जीपीटी यूज़ भी किया होगा काफ़ी सारों ने, अगर सुन लिया है तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो विजुअल्स बनाते हैं, मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, इस तरह के टूल्स भी यूज़ किए हैं, डॉली, राइट। So there's an interesting comic about that. A person is asking a question, have you figured out how AI will impact our business? And the person says working on it. और वो उसका भी AI से पूछ रहा है कि how AI will impact their business. तो आप AI से ही पूछ रहे हैं। So ये दौर आ रहा है where आपके बहुत सारे टास्क जो हैं वो ऑटोमेट हो रहे हैं। So basically जो आप महीने में वो जो 15 पोस्ट आपको सोचनी थी दिमाग से, वो बेसिकली आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस। आप बेसिकली ऐसा करोगे कि आपने पोस्ट बनानी है, समझ नहीं आ रही, इफ़ यू गेट स्टक समवेयर, चैट जीपीटी फील फ्री, इट्स अ फ्री टूल समवॉट, आपको बहुत सारे काम फ्री कर देता है। कंटेंट बनाना है, आस्क इट फॉर कंटेंट, थोड़ा प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना पड़ेगा आपको, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, बट आप उससे कंटेंट की सजेशंस ले लो, यूज़ दैट टू क्रिएट ग्राफिक्स। कुछ ग्राफिक्स आप खुद क्रिएट करोगे, खुद कुछ ग्राफिक्स आप जनरेट कर सकते हो थ्रू एआई। बट वो जो प्रोसेसेस थे ना पुराने ज़माने में, हर चीज़ खुद बनानी है, वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई है। सो लर्न एआई टूल्स, यूज़ दोज, एंड वंस आप ये करोगे वो आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव दे देंगे, दे विल गिव यू एन एज बाकी लोगों के आगे, कि लोग आप ज़्यादा सक्सीड कर सकते हो इसके अंदर। सो एनी हाउ, माई नेम वॉज हमजा, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और मुझे बेयर करने के लिए फॉर सो लॉन्ग।
आई होप कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया, एंड आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. If you guys have any questions, तो I will be answering those. Feel free to ask that. कुछ है किसी को questions? जी जी. सर ये आपने बोला कि डिज़ाइन से पहले स्ट्रेटजी करना बड़ा ज़रूरी है. अभी हमसे सर ने ना कुछ प्रोजेक्ट्स दिए, असाइनमेंट्स, फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी ब्रांड लें Yeah. और उसके लिए आप डिज़ाइन बनाएं, ठीक है, Yeah. इंट्रोडक्टरी पोस्ट हो गई या डील पोस्ट. अब जब आप जाते हैं रिसोर्सेज से कंसल्ट करने, तो 15-20 मिनट्स बाद एक क्वेश्चन सेशन करते हैं. अच्छा सही है, कोई मसला Okay. All right. लिख लो लिख लो. Yeah. जिन जिन लोगों को सवाल करना है, कुछ भी करना है, they can ask Hamza, he's here. ठीक है, let him take a break. यार मैं एक एक्सरसाइज एक मिनट चीज दिखाना चाह रहा हूँ. लेट्स ठीक है, लेट्स डू दैट. आई वांट टू मूव ऑन टू आर्ट. बल्कि वेट, आई विल जस्ट हाँ 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 वो आई विल डू दैट. आई थिंक एवरीबडी कैन सी दिस. यार हर कोई हमारा लोगो देख सकता है? लाइक एवरीबडी कैन सी इट? यस. सही है, या मैं थोड़ा कोई और वेरिएशन दूं, बड़ा करें इसको? गुड इनफ? आपको लोगो नजर आ रहा है? ये हमारा, ठीक है. व्हाट डू यू सी जनरली? लाइक क्रिएटिविटी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जरा उस साइड में नाम. इमीडिएटली इफ यू सॉ इट, मैं इसलिए थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ. वेट. If I can zoom into this. हो गया बड़ा? Okay, good. So what do you see? Oops. इसको निकाल ले. Yeah. Okay. So आप बताओ. What do you see? लोगों में क्या नजर आ रहा है? ये सिर्फ इस फोकस करो इधर. पर्पल कलर. ओके. आप बताओ. ब्लू. हाँ बता दो. Well, वो तो बहुत ही डायरेक्ट हो गया ना. लाइक ये इमेज में क्या नजर आ रहा है आपको? वेरी गुड. फाइनली. यस. हाँ 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 हाँ. And color focusing is two color mixing. टू कलर मिक्सिंग. करेक्ट. कलर साइकोलॉजी को बड़ा Color अच्छा mixing है. बिल्कुल. social psychology. हाँ. ओके रॉयल ब्रांड विद एक्टिव टीम. ओके. सो दैट्स ऑल. अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सो काफ़ी सारे लोगों ने सही कहा है. कलर बेसिकली जो हमने कलर साइकोलॉजी पढ़ी थी, दैट्स इम्प्लीमेंटेड हेयर. ऑरेंज और पर्पल ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बट देयर इज ऑल्सो द बर्ड. सो बेसिकली ये बर्ड जो है, ये बेसिकली हमारा नेशनल बर्ड है. ये चकोर है. या अगर आप चकोर के खोल के देखेंगे तो आपको यू विल बी. सबसे बड़ा डिलेमा हमारा ये है कि हमें नेशनल बर्ड नहीं पता होता, हमें नेशनल स्पोर्ट हमारे को खेलता नहीं है, और ये प्रॉब्लम है. ये एक बड़ा, ये मुझे पता है, एक कॉमन इशू है. बट दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन हमारे पाकिस्तान में कि ये हमारी, ये पाकिस्तान की बनी हुई एक क्रिएटिव एजेंसी है. राइट. सो ये चकोर है बेसिकली. फिर इसमें आपको ये क्रेसेंट शेप नज़र आ रही है. कैन यू सी इट? सो दिस इज़ बेसिकली अ सी, जो कि क्रिएटिव वाइब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट. नाउ व्हाई डिड आई टेल यू दिस, कि मैंने इतनी देर जो बात की है परसेप्शन के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, कलर थ्योरी के बारे में, व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? ये डिफरेंस है बिटवीन एक एमेचर डिज़ाइनर वर्सेस अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर. ठीक है. देयर इज़ अ स्टोरी टू दिस. ये आई मीन ये लोगो बन गया, इसके पीछे एक हिस्ट्री है. हमारी पूरी एक ब्रांड बुक है कि ये क्यों हमने बना हुआ है, ये क्यों है, इसकी साइज़ क्या है, इसका क्यों है, इसमें स्पेस कैसे है, कलर्स क्यों यूज़ किए गए हैं. अब ये जहाँ पे भी लगेगा ना, ये मोस्टली लाइक पीपल, आपने देख लिया, अगर आप कल को कहीं देखोगे आप आइडेंटिफाई कर लोगे इसको. राइट. सो ये इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. राइट. एंड देन यू विल बी गुड. ठीक है. सो एनीहाउ, थैंक यू सो मच. एंड आप लोग, यू गाइस टेक अ ब्रेक. थैंक यू.